हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदिक इंडिया ओपन मॉक वन। स्टार्ट करते हैं, पैसेज को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं लीगल रीजनिंग पोर्शन को पैसेज नंबर वन के साथ। द न्यू आईटी रूल्स डिफाइन एन ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी एज अ पोर्टल। जो नए आईटी रूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं, वो ऑनलाइन गेमिंग को डिफाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी को। कि इंटरमीडियरी मतलब जो एक मिडिल प्लेटफॉर्म है, जो दो पार्टीज को कनेक्ट कर रहा है। तो जो इंटरमीडियरी है वो या तो कोई पोर्टल है या फिर प्लेटफॉर्म है, जो कि एनेबल कर रहे हैं यूजर्स को कि वो एक या एक से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स को एक्सेस कर पाए। मतलब कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक पोर्टल जो कि हमको अलाउ करे कि हम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या पोर्टल पे एक या एक से ज्यादा गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग्स को एक्सेस कर पाए। ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी बोला जाता है। The rules focus on ensuring that no wages or bets are made on the outcome of any online game। ये बोल रहे हैं जो मेन रूल्स है ना, उसका फोकस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि एंश्योर करें कोई भी वेजर या कोई भी बेट आउटकम पे ना दिया जाए ऑफ एन ऑनलाइन गेम। मतलब कि ऑनलाइन गेमिंग के आउटकम पे कोई भी बेटिंग ना लगाई जा सके, कोई वेजर नहीं लगाया जा सके। Any violation of these rules would enable affected parties and stakeholders to approach courts for adjudication। और अगर इन रूल्स का कोई भी वायलेशन होता है, कोई भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो जो भी अफेक्टेड पार्टी है या फिर जो भी एक्चुअल में स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे तो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं रिजोल्यूशन के लिए। एडजुडिकेशन मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। द रूल्स प्रोहिबिट ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज फ्रॉम होस्टिंग और लेटिंग यूजर्स। अब जो रूल्स है ना, वो बैन लगा रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हैं किसको, इंटरमीडियरीज को, वो पोर्टल या प्लेटफॉर्म को, कि आप ना तो कोई होस्ट कर सकते हो, ना ही कोई भी यूजर्स को होस्ट करने दोगे कोई भी ऐसा अनवेरीफाइड ऑनलाइन गेम। मतलब एक ऐसा ऑनलाइन गेम जिसको वेरीफाई नहीं किया गया, जो वेरीफाइड नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। कोई भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स या फिर सरोगेट एड्स या फिर प्रमोशनल मटेरियल, किसी के भी प्रमोशन से रिलेटेड मटेरियल फॉर नॉन परमिसिबल ऑनलाइन गेम्स। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि नॉन परमिसिबल, ऐसे ऑनलाइन गेम्स जिनको परमिशन प्रोवाइडेड नहीं है, उससे रिलेटेड कोई प्रमोशनल मटेरियल आप ना तो होस्ट करोगे, ना किसी को होस्ट करने दोगे। और फॉर एनी इंटरमीडियरी ऑफरिंग सच एन ऑनलाइन गेम, या कोई भी ऐसा इंटरमीडियरी जो इस टाइप के ऑनलाइन गेम्स को ऑफर कर रहा हो जो कि परमिसेबल ना हो। द रूल्स प्रोवाइड दैट ऑनलाइन गेम्स शेल बी वेरीफाइड बाय एन ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। रूल्स एक और चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जितने भी ऑनलाइन गेम्स है ना, उनको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कौन करेगा, एक ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। की पहले हमको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है वो वेरीफाई करेगा ऑनलाइन गेम्स को। इन अफेक्ट द रूल्स बैन ऑफशोर बेटिंग एड्स और एनी क्वेश्चनेबल एंटिटी दैट मे हैव सॉट टू एडवर्टाइज देमसेल्व्स। और साथ ही साथ में जो रूल्स है ना, वो ऑफशोर बेटिंग एड्स को, जितने भी ऑफशोर बेटिंग एड्स हैं, उनको बैन कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसी क्वेश्चनेबल एंटिटीज जिन्होंने पहले खुद को एडवर्टाइज करने की कोशिश की होगी, उन सबको बैन लगाया। द अमेंडमेंट्स कन्फर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज। साथ ही साथ में जो अमेंडमेंट है ना, वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा है। मतलब कि अकाउंटेबिलिटी का पॉइंट आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, अकाउंटेबिलिटी है किसकी, जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज है, टू डिस्प्ले अ डेमोन्स्ट्रेबल एंड विजिबल मार्क ऑफ वेरिफिकेशन। मतलब जो आपको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की साइड से आपको एक आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन मार्क होगा, वो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। दूसरा, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी डिपॉजिट फ्रॉम यूजर्स, आप यूजर से कोई भी डिपॉजिट लो, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट लेने से पहले आपको अपना एक वेरिफिकेशन मार्क शो करना पड़ेगा। दे ऑल्सो मैंडेट यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन वाया केवाईसी डिटेल्स टू एंश्योर दैट नो मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्व। दूसरी चीज, जो भी यूजर्स होंगे ना, उनसे उनकी केवाईसी डिटेल्स आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उनकी केवाईसी डिटेल्स कंप्लीट करवानी पड़ेगी, जिससे कि आप ये इंश्योर कर सको कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस वहां पर नहीं हो रही है। आगे पैसेज डिस्कस कर रहा है। फर्दर, intermediaries are required to provide a clear and precise policy on the withdrawal or refund of a user's deposit। आगे चल के इंटरमीडियरीज को एक और चीज रिक्वायर्ड है, एक और चीज काम करना है कि उनको क्लियर और प्रिसाइज पॉलिसी, बिल्कुल क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी एम्बिगुअसनेस ना हो, कोई भी डाउट नहीं हो। और इस पॉलिसी किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, विड्रॉल और रिफंड के लेके। एज ऑल्सो द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विनिंग्स। साथ ही हमें किस टाइप से विनिंग्स को डिटरमाइन किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस टाइप से फीस लगेंगी या कोई अदर चार्जेस पेएबल होंगे। अमेंडमेंट्स ऑल्सो मेक इट मैंडेटरी टू अपॉइंट अ ग्रीवियंस ऑफिसर। साथ ही साथ में अमेंडमेंट ने एक और चीज मैंडेटरी किया है कि आपको एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। हु शुड बी एन एम्प्लॉय ऑफ द इंटरमीडियरी। अब जो भी ग्रीवियंस ऑफिसर आप अपॉइंट करोगे ना, वो इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का ही एम्प्लॉय होना चाहिए। दूसरी चीज, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो दूसरा एक ऑफिसर है वो चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, जो कि मैनेजेरियल पोजीशन पे ही होना चाहिए।
States of Tamil Nadu and Chhattisgarh have notified respective laws to tackle the proliferation of online betting. जो स्टेट्स है तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की, उन्होंने कुछ रिस्पेक्टिव लॉस नोटिफाई करी है जिससे कि वो ऑनलाइन बेटिंग गेम्स को रिड्यूस कर सके, उन पर प्रोहिबिशन लगा सके. While Chhattisgarh law carves out an exception for judicially recognized games of skill, the Tamil Nadu has imposed an outright ban. ये बोल रहे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे गेम्स जो स्किल से रिलेटेड है और जिसको जुडिशियली रिकॉग्नाइज करा है उनको अलाउ किया जा रहा है, लेकिन दूसरे स्टेट कहाँ की, तमिलनाडु में बोल रहे हैं वहां तो आउटराइट बैन है. चाहे गेम ऑफ स्किल हो, गेम ऑफ चांस हो, सारे गेम्स को क्लियरली ऑनलाइन गेम्स को बैन कर रखा है. इतना क्लियर है. आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 53. A user files a petition against Skill King, an online gaming platform, asserting that Skill King accepted his deposit without displaying any verification mark from a self-regulatory body. एक यूजर ने फाइल की पिटीशन स्किल किंग के अगेंस्ट. एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये असर्ट करते हुए कि स्किल किंग ने उसके डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे बिना कोई वेरिफिकेशन मार्क डिस्प्ले करे. दूसरी चीज, ना ही उन्होंने क्लियर विड्रॉल पॉलिसी बताई थी. स्किल किंग ने आर्ग्यू करा कि जो उनका न्यू विड्रॉल पॉलिसी है वो प्रोसेस अंडर प्रोसेस है और वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी कस्टमर्स को. इट फर्दर आर्ग्यूड दैट द वेरिफिकेशन मार्क हैज बीन अप्लाइड फॉर. साथ ही साथ उसने एक और चीज आर्ग्यूमेंट में पेश करी कि जो वेरिफिकेशन मार्क है उसके लिए एप्लीकेशन हमने फाइल कर दी है. बेस्ड ऑन द पैसेज चूज, हमको ये देख रहा है कि क्या कोर्ट उनके फेवर में रहेगी या कोर्ट उनके अगेंस्ट रहेगी. द पॉइंट इज, पैसेज क्लियरली हमको एक चीज एक्सप्लेन कर रहा है, वेरिफिकेशन मार्क डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है. जो भी आपकी पॉलिसीज है वो बिल्कुल प्रेसाइज और क्लियर होनी चाहिए. ना तो यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन मार्क विजिबल था, ना ही क्लियर विड्रॉल पॉलिसी थी. इसी कारण से अगर हम देखें तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उनके फेवर में कभी भी रूल नहीं करेगी. अब देखो, अब अच्छा यूजर ने पिटीशन फाइल करी है, सॉरी, तो कोर्ट यूजर के फेवर में ही रूल करेगी, स्किल किंग के फेवर में नहीं करेगी, स्किल किंग के अगेंस्ट करेगी. तो हम चार ऑप्शन है हमारे पास. पहला, कोर्ट विल डिसमिस द पिटीशन स्टेटिंग दैट स्किल किंग इज इन कंप्लाइंस. तो इनके आईटी रूल्स के कंप्लाइंस में नहीं है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया. अब जो कोर्ट विल डिसमिस द पिटीशन वाला ऑप्शन है ना, वो हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे. तो ए और डी इनकरेक्ट हो गए बच्चे. बी और सी. बी क्या बोल रहा है, कोर्ट विल रूल इन फेवर ऑफ द पिटिशनर डिक्लेयरिंग दैट स्किल किंग हैज कंप्लाइड ओनली पार्शियली विद द आईटी रूल्स. अब पॉइंट है यहाँ पर पार्शियली कंप्लाई नहीं किया गया, यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लाई नहीं करा, क्योंकि ना तो डेमोन्स्ट्रेबल कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कोई भी विजिबल मार्क, ना ही प्रिसाइज पॉलिसी. इसी कारण से ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. बचेगा ऑप्शन सी, कोर्ट विल रूल इन फेवर ऑफ द पिटिशनर स्टेटिंग दैट स्किल किंग हैज वायलेटेड मल्टीपल प्रोविजंस ऑफ द आई. क्योंकि मल्टीपल प्रोविजंस को वायलेट करा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट हो जाएगा. चेक करते हैं. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 54. While withdrawing the money after winning a tournament on Chess Master, an online gaming platform, जब विड्रॉ किए जा रहे थे मनी एक टूर्नामेंट को जीतने के बाद चेस मास्टर पे, तो विधान ने डिस्कवर किया कि जो चेस मास्टर है वो प्रोसेसिंग फी लेवी कर रहा है और अदर चार्जेस. अब जो प्रोसेसिंग फी वगैरह है वो विड्रॉल पॉलिसी के टाइम पे क्लियरली मेंशन नहीं थी. इन द लाइट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन बाय द कोर्ट. कोर्ट की साइड से क्या एक्शन होना चाहिए. सिंपल सा पॉइंट है, पैसेज ये बोल रहा है प्रिसाइज और क्लियर पॉलिसी होना चाहिए. और अगर यहाँ पे पहले से पॉलिसी में नहीं दिया गया था, मतलब प्रिसाइज और क्लियर पॉलिसी नहीं है, मतलब कि वायलेशन में, तो कोर्ट किसके फेवर में रूल करेगा, कोर्ट करेगा विधान के फेवर में रूल. अब हमको चार ऑप्शन देखने हैं. सिंपल सा, पहला, कोर्ट वुड डिसमिस द पिटीशन चेस मास्टर डिड नॉट वायलेट एनी रूल्स. क्या चेस मास्टर ने वायलेट नहीं करा. चेस मास्टर ने अगर क्लियर और प्रिसाइज पॉलिसी नहीं दी थी तो उसने एक रूल को वायलेट किया. इसी कारण ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा. डी, द कोर्ट वुड रूल दैट विधान शुड हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन. क्या विधान के ऊपर ड्यूटी थी क्या. पैसेज में ऐसा कोई बर्डन नहीं बताया है. पैसेज में क्लियरली ये है कि हमारी जो पॉलिसीज है वो क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए. इसी कारण से ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा. ए और बी. ए, court would rule in favor of Vidhan, finding that chess master violated the IT rules by not providing a clear and precise policy of determination of fees and other charges. कि भैया जो कोर्ट है वो विधान के फेवर में रूल करेगी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने क्लियर और प्रिसाइज पॉलिसी डिटरमाइन नहीं करी. इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. बी, कोर्ट वुड रूल इन फेवर ऑफ विधान स्टेटिंग दैट प्रोसेसिंग फी इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री. अब देखो, सबसे पहले तो अगर कोर्ट ये बोलेगा कि क्योंकि प्रोसेसिंग फी इंडस्ट्री में कॉमन है, तो फिर उस टाइम पे विधान के फेवर रूल नहीं करेगा. फिर फेवर में रूल किसके कर रहा होता है, चेस मास्टर के. इसी कारण ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है. चेक करते हैं. करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 55. इन द प्रीवियस सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन द केस ऑफ चेस मास्टर. अगर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ट्रू वुड स्ट्रेंथन द केस ऑफ चेस मास्टर द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा किस टाइम पे चेस मास्टर का केस स्ट्रेंथन होगा अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी इन चारों में से. पहली,
कि विड्रॉल पॉलिसी was shared as part of terms and conditions and such policy allows for processing fee to be changed from time to time as decided by the। अब इसमें पॉइंट है कि स्ट्रेंथन कर सकता है, लेकिन जो टाइम टू टाइम वाला डिस्कशन किया कि टाइम टू टाइम कभी भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर और प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज और क्लियर का मतलब कि कितने टाइम में कब कब चेंजेस करोगे, सारी चीजें दिए जानी चाहिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जनरल और एक वेग स्टेटमेंट हो गया, इसलिए ऑप्शन ए अभी हम साइड में रखते हैं। वो बहुत ज्यादा तो नहीं करेगा, लेकिन क्या पता ये तीनों बिल्कुल ही स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हो। बी पे आते हैं, that the withdrawal policy mentions that the fixing processing fee of 12% will be applied on all withdrawal। कि भैया विड्रॉल पॉलिसी में क्लियरली मेंशन है कि 12% की प्रोसेसिंग फी चार्ज की जाएगी सारे विड्रॉल्स पे। हाँ, अगर क्लियरली लिखा हुआ है कि इतने परसेंट की विड्रॉल फीस लगेगी तो वो हमारा वैलिड हो सकता है, इसलिए भी हमारा बी हमें ज्यादा ए से ज्यादा बेटर लग रहा है, इसलिए ए अब इनकरेक्ट कर देते हैं। सी, that the withdrawal policy mentioned that a variable amount will be withheld by chess master as a processing fee। अब वेरिएबल अमाउंट है वो प्रिसाइज और क्लियर नहीं है, वेरिएबल अमाउंट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसी कारण से बी वापस से हमारा मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रेंथन कर रहा है, इसलिए सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी, that the withdrawal policy mentions that chess master can impose any fee on deposit of user। अगर फी डिपॉजिट फी होता चार्ज का तो हम एक बार आंसर मान भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एनी फी। अब एनी फी वापस से वेग और बहुत ही जनरल स्टेटमेंट हो गई, और जब वेग और जनरल स्टेटमेंट हो गई तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बचेगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 56। गेम नेशन एंड ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी ऑपरेटिंग आउट ऑफ दिल्ली। गेम नेशन एक ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी आउट ऑफ दिल्ली ऑपरेट करती है। रिसेंटली उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स की गई, किसके रिगार्डिंग, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रिगार्डिंग। प्लेयर्स को बहुत ही डिफिकल्ट लगा गेम नेशन को रीच करना, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला जो ग्रीवियंस ऑफिसर है विद्या, वो कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड है यूनाइटेड स्टेट्स में। फर्दर जो चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर है विधान, वो सिर्फ एडवाइजरी रोल में है कंपनी के, और सिर्फ केस बेसिस ही कंसल्ट किए जाते हैं। एक ग्रुप ऑफ फ्रस्ट्रेटेड गेमर्स, जो गेमर्स फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, उन्हें कलेक्टिव लॉसूट फाइल करा गेम नेशन के अगेंस्ट, ये बोलते हैं कि नॉन कंप्लाइंस है न्यू आईटी रूल्स के साथ। व्हाट वुड बी द कोर्ट डिसीजन। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप देखोगे पैसेज में दिया गया था, जो ग्रीवियंस ऑफिसर है ना, वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया है क्या, नहीं, वो कहाँ पे, रेसिडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो पहला तो ये हमारा वायलेशन हो गया। दूसरा, उन्होंने बोला था कि चीफ पैसेज वाज डिस्कसिंग कि जो चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर है, ही और शी शुड बी एट द मैनेजेरियल पोजीशन, बट यहाँ पे एक मैनेजेरियल पोजीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एडवाइजरी रोल है, इसी कारण सेकंड वायलेशन। तो क्या कोर्ट गेमर्स के फेवर में रूल करेगी क्या, तो आंसर इज यस, क्योंकि कंपनी ने उनके साथ गलत किया है, इसी कारण से वो रूल इन फेवर ऑफ गेम नेशन वाला ऑप्शन अपन गलत कर देंगे, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन गलत, वो बी ऑप्शन गलत हो गया। कोर्ट वो डायरेक्ट गेम नेशन टू ओनली चेंज द पोजीशन ऑफ चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर बट नो लीगल पेनल्टी। भैया अकेले चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर नहीं, हमें तो ग्रीवियंस ऑफिसर के बारे में भी डिस्कस करना है, क्योंकि वो तो यूनाइटेड बेस्ड है, इसलिए कारण यूनाइटेड स्टेट बेस्ड है, इसलिए सी भी गलत। बचेंगे ए और डी। सबसे पहले एलिमिनेट करा हमने, अब ए को देखते हैं। कोर्ट्स वुड रूल इन फेवर ऑफ द गेमर्स स्टेटिंग दैट गेम नेशन डिड नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर एंड अ मैनेजेरियल चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर। क्योंकि भैया जो ग्रीवियंस ऑफिसर था वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं था, और दूसरा चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर मैनेजेरियल नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 57। विद गेम्स एक पॉपुलर ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट है जो कि इंदौर बेस्ड है। उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक न्यू गेम बैटल क्लेटेक्स, अब जिसने क्विकली बहुत ज्यादा मैसिव फॉलोइंग गेन की है, लेकिन जो गेम है ना वो पेंडिंग है, अभी उसमें वेरिफिकेशन नहीं है ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से। तो इस गेम को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करे, सरोगेट एड्स स्टार्ट करे इस गेम के लिए अक्रॉस द गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। अग्रीड पार्टी ने अप्रोच किया है कोर्ट को अगेंस्ट विद गेम्स, जिस क्योंकि उन्होंने न्यू आईटी रूल्स का वायलेशन किया है। हाउ वुड द कोर्ट्स लाइकली डिसीजन। सबसे पहले तो सरोगेट एड्स आप नहीं कर सकते हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकते हो, और आपके पास अभी तो भैया सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन ही नहीं है। दूसरी चीज, तो क्या कोर्ट इनके फेवर में रूल करेगी क्या, तो आंसर इज नो, कि भैया विद गेम्स के तो अगेंस्ट रूल करेगी, तो इन फेवर ऑफ विद गेम्स वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए, कोर्ट्स विल रूल अगेंस्ट विद गेम्स एज दे हैव वायलेटेड द आईटी रूल्स बाय होस्टिंग एन अनवेरिफाइड गेम एंड रनिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑन इट। भैया विद गेम्स के अगेंस्ट इसलिए रूल करेगी क्योंकि उन्होंने आईटी रूल्स को वायलेट किया है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, अनवेरिफाइड गेम को होस्ट करा, ठीक है ना। अब देखो ना, अनवेरिफाइड गेम को होस्ट करा है। दूसरा, रन जो एडवर्टाइजमेंट्स है उनको एडवर्टाइजमेंट्स को रन करा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सी और डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58।
Which of the following statements cannot be inferred from the passage about the online gaming industry rules in India? अब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट को हम लोग इन्फर नहीं कर सकते? पहला, रूल्स बैन ऑफशोर बेटिंग एड्स और एनी क्वेश्चनेबल एंटिटीज that may have sought to advertise themselves. A passage was also clear on this point. ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल पैसेज से अलाइन कर रहा है. पैसेज वॉज क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि भाई जितने भी ऑफशोर है बेटिंग एड्स उनको बैन किया है, साथ ही साथ में क्वेश्चनेबल एंटिटीज जो कि क्वेश्चन कर सकती थी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उनको बैन किया है. तो ऑप्शन नंबर ए को हम इन्फर कर पा रहे हैं, टिक लगाते हैं जिसको इन्फर कर पा रहे हैं. बी, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग अ विजिबल मार्क और वेरिफिकेशन फ्रॉम a self regulatory body for real money online games. A passage was also clear, again the passage is क्लियर ऑन दिस पॉइंट और ये स्टेटमेंट अलाइन कर रहा है क्योंकि पैसेज वॉज क्लियर, ये जो प्लेटफॉर्म्स है इंटरमीडियरीज है उनको विजिबल मार्क्स डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, इसलिए सेकंड को भी स्टेटमेंट को इन्फर कर सकते हैं. सी, देयर आर यूनिफॉर्म लॉज इन डिफरेंट इंडियन स्टेट्स रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गेम्स ऑफ स्किल. अब पॉइंट इज सबसे लास्ट लाइन पे जाओ, वहां पर क्लियरली है कि एक स्टेट ने जुडिशियली रिकॉग्नाइज स्किल ऑफ गेम्स का एक्सेप्शन दिया लेकिन दूसरी स्टेट ने नहीं दिया. इसी कारण से यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जो बोल रहे हैं यूनिफॉर्म लॉस वो नहीं है, इसलिए हम इसको इन्फर नहीं कर पा रहे. डी, रूल्स मैंडेट यूजर्स आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन वाया केवाईसी डिटेल्स टू एंश्योर दैट नो मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्व. अब पैसेज में एक स्टेटमेंट थी केवाईसी डिटेल्स से रिगार्डिंग, तो वाई वाज केवाईसी रिक्वायर्ड? केवाईसी वाज रिक्वायर्ड बिकॉज टू इंश्योर दैट देयर इज नो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व. इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा. अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी इन्फर्ड, हम लोग सिर्फ सी स्टेटमेंट को इन्फर नहीं कर पा रहे, इसलिए सी स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी. आगे बढ़ते हैं. पैसेज नंबर टू, द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्सपा. जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है वो एक ऐसा एक्ट है जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पास किया गया है. अब ये एक्ट जो है वो स्पेशल पावर्स ग्रांट कर रहा है किसको? सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, कि भैया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास स्पेशल पावर है. स्पेशल पावर किसके रिगार्डिंग? कोई भी स्टेट के रिगार्डिंग, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग, ऐसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जिसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करा है. स्पेसिफिकली कोई भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जिसको डिस्टर्ब्ड एरिया, कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, इस टाइप से डिक्लेयर किया अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट. अंडर AFSPA, the armed forces are primarily expected to maintain law and order in the area. अब ये बोल रहे हैं कि भैया वैसे तो एक्ट के अकॉर्डिंग, जो AFSPA एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आर्मी का मेन रोल क्या है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, साथ ही अपने क्लोज सर्विलियंस, आपको सही तरीके से पास से जाके आपको सर्विलियंस करना है, चेक करना है वो सारी प्लेसेस को जो कि डिस्टर्ब हो सकती है. सेक्शन 3 कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज कन्फरिंग अ पावर टू इशू अ डिक्लेरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट. साथ ही साथ में ये बोल रहे हैं कि भैया सेक्शन 3 से ये आप मत इन्फर करना कि आप बिना कोई टाइम लिमिट के कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हो. देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द डिक्लेरेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ. भैया 6 महीने एक्सपायर होने से पहले एक बार पीरियोडिक रिव्यू करो कि अभी आगे भी इस ऑर्डर को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है या आप इस ऑर्डर को, जो डिस्टर्ब एरिया वाले ऑर्डर है, उसको रिवोक कर देना है. दूसरी चीज, एज पर आफ्सपा, an officer of the Indian Armed Forces has the authority to fire upon or use force against a person going against law. ये बोल रहे हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर, उसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब पावर है कि वो फायर स्टार्ट कर सकते हैं, फोर्स यूज कर सकते हैं किसी भी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो कि लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, इवन कॉजिंग डेथ अंडर सर्टेन कंडीशंस. और कुछ सर्टेन कंडीशंस में इवन आप सामने वाले पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकते हो, मतलब आर्मी पर्सन डेथ भी कॉज कर सकते हैं. One such condition as provided under section 4 is of a situation. अब एक कुछ एक सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग में कंडीशन है, उसका अकॉर्डिंग सिचुएशन बता रहे हैं कि वी आर अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन अ डिस्टर्ब एरिया इज ऑफ द ओपिनियन दैट फायरिंग इज नेसेसरी टू डू फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. मतलब कि अगर मान लो आर्म्ड फोर्सेस है, उसमें कोई डिस्टर्ब एरिया में वो डिप्लॉयड है, उसको लगता है कि भैया फायरिंग करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वो बिल्कुल फायरिंग कर सकता है. Under Section 4, armed forces can fire against any person who is acting in contravention of any law or the order for the time being in force. मतलब ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अगर आर्मी पर्सन को लगता है कि कोई भी पर्सन लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है तो वो बिल्कुल फायरिंग स्टार्ट कर सकता है डिस्टर्ब एरिया में. साथ ही साथ में 5 या 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली को भी प्रोहिबिट कर सकता है. However, it is important to ensure that before firing, such one warning as the armed forces may consider necessary has been given. अब बस एक चीज इंश्योर करना है कि फायरिंग स्टार्ट करने से पहले एक नॉर्मल वार्निंग जो कि आर्मी ऑफिसर को लगता है कि देनी चाहिए, जिस टाइप से उसको देनी चाहिए, मैंने नहीं बताया किस टाइप से वार्निंग होनी चाहिए, वार्निंग देके उसके बाद आप फायर स्टार्ट कर सकते हो. आगे डिस्कस करते हैं पैसेज. दूसरी चीज एक्ट के अकॉर्डिंग में आर्म्ड फोर्सेस आर अलाउड टू एंटर एंड सर्च एनी प्रेमाइसेस. ये बोल रहे हैं जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको
पास पावर है, उनको अलाउ किया गया है कि वो चाहे तो किसी भी प्रेमाइसिस में एंटर कर सकते हैं, तो किसी भी प्रेमाइसिस को सर्च कर सकते हैं, ओनली इफ एनी अनलॉफुल एक्टिविटी सस्पेक्टेड। लेकिन सिर्फ कब करेंगे, जब उनके पास सस्पेक्टेड हो, मतलब उनको डाउट हो कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कमिट की गई। Other powers that lie with the army under the AFSPA Act are arresting a person without a warrant। दूसरी चीज ये है आर्मी के में जो पावर्स दी गई आर्मी मेंबर्स को कि भैया आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो बिना कोई वारंट दिए, वारंट मतलब बिना उसको रीजंस बताए, बिना कोई ऑफिशियल परमिशन लिए, बिना सीजिंग आर्म्स एंड अम्यूनिशन, आप उसके आर्म्स और अम्यूनिशन को सीज कर सकते हो, कब्जे में ले सकते हो, साथ में प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू अ पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ। और दूसरी चीज, आप किसी भी पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं जो गुड फेथ में कोई काम कर रहा है। दीज टर्म्स आर परमिसिबल अंडर सर्टेन कंडीशन। सारी टर्म्स कुछ सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग में परमिसिबल है। एक्ट आगे ये बोलता है कि कोई भी पर्सन सस्पेक्ट्स अप्रीहेंडेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस शुड बी हैंडेड ओवर टू द लोकल पुलिस स्टेशन विद इन 24 आवर्स। भैया एक अब लिमिटेशन लगा दी गई है कि आप किसी भी सस्पेक्ट को पकड़ के लाओ, अरेस्ट करो, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर लोकल पुलिस स्टेशन को या लोकल पुलिस स्टेशन के पास आपको उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। लैंडमार्क रूलिंग बहुत ही एक लैंडमार्क केस था सुप्रीम कोर्ट का 2016 में। बेंच ने इम्यूनिटी एंड करी थी आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन से अंडर आफ्सपा कि भैया अब आपके पास ज्यादा इम्यूनिटी नहीं रहेगी आफ्सपा के अकॉर्डेंस में। कोर्ट ने बोला कि डज नॉट मैटर वेदर द विक्टिम वाज अ कॉमन पर्सन और अ मिलिटेंट और अ टेररिस्ट, nor does it matter whether the aggressor was a common person of the state, law is the same for both and is equally applicable on both। कोर्ट ने बोला कि इस मैटर नहीं करता कि जो विक्टिम था वो कॉमन पर्सन था या मिलिटेंट था या टेररिस्ट था, ना ही ये मैटर करेगा कि वो जो पर्सन था, अग्रेसर जो था, वो एक कॉमन पर्सन था या फिर स्टेट था। लॉ सबके लिए सेम है, लॉ सबको इक्वली ट्रीट करता है, इसलिए उसने जो इम्यूनिटी थी ना आर्मी ऑफिसर्स के अगेंस्ट उसको रिवोक कर दिया था। इतना क्लियर है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। विधान एक 17 साल के बच्चे हैं जो एक स्मॉल टी स्टॉल चलाते हैं, वो अपनी फैमिली के सोल अर्नर है। अब एक कमानू डिस्ट्रिक्ट में वो इनकी दुकान है जो कि अभी आफ्सपा के अंडर में है 3 सालों से। एक दिन आर्मी उनके टी स्टॉल में एंटर करती है कि उनको कुछ रिसर्च ऑपरेशन करना है, लेकिन उनके पास कोई भी सस्पिशन नहीं था और उन्होंने उसके बहुत सारे बर्तन यूटेंसिल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैन द एक्ट बी जस्टिफाइड। अब पैसेज जो बोल रहा है, पैसेज इतना सा डिस्कस कर रहा है कि भैया सस्पेक्शन होना जरूरी है कोई अनलॉफुल एक्टिविटी का, लेकिन क्या यहाँ पर सस्पेक्शन था क्या? यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि कोई भी सस्पिशन नहीं था। इसी कारण से क्या एक्ट जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? आंसर इज नो। तो यस वाले एलिमिनेट कर देंगे। ए और सी में डी ए में देखते हैं। ए, नो द एक्ट कैन नॉट बी जस्टिफाइड अंडर आफ्सपा एज आर्म्ड फोर्सेस डिड नॉट possess a warrant to carry out the search and the boy was a minor। पैसेज में बॉय माइनर है या एज मेजर है इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। दूसरा, पैसेज में क्लियर है अरेस्ट आप बिना वारंट के भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अरेस्ट का केस नहीं है, फैक्ट हमारा सर्च से रिगार्डिंग है कि किसी भी प्रीमाइसेस में सर्च कर सकते हो, किसी भी चीज को सीज कर सकते हो, तो वहां पर वारंट की जरूरत नहीं है पहले, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। डी क्या बोल रहा है, ये एक्ट जस्टिफाई नहीं है क्योंकि आर्मी के पास सस्पिशन नहीं था। अब पैसेज भी क्या बोल रहा है कि भैया आपके पास सस्पेक्टेड होना चाहिए, आपके पास सस्पिशन होना चाहिए कोई अनलॉफुल एक्टिविटी वहां पे कमिट की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सस्पेक्शन नहीं था, इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 60। अज्यूम करो प्रीवियस क्वेश्चन में जो आफ्सपा है ना उसको अमेंड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया और उसमें मैंडेटरी कर दिया ऑफिसर्स के लिए कि भाई आपको पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी कोई भी प्रीमाइसेस में एंटर करने से पहले। ठीक है। हाउ वुड दिस इंपैक्ट द वैलिडिटी ऑफ द एक्शंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अब इससे आर्म्ड फोर्सेस के एक्शंस की वैलिडिटी को क्या अफेक्ट आएगा? पहले क्या था, पहले भी एक्ट इनवैलिड थे और अभी भी उनका इनवैलिड रहेगा क्योंकि अब की बार आप लोगों को पहले पहले से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी जरूरी थी जो कि आपने नहीं करी। तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो हैव नो अफेक्ट होगा या फिर वीकनिंग होगा। तो स्ट्रेंथन वाला ऑप्शन तो हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा डिनाई कर देंगे। सी, इट विल हैव नो अफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ आर्मी। क्या इससे कोई अफेक्ट ही नहीं होगा कि आर्मी की वैलिडिटी पे, एक्ट पे? डी, इट विल हैव नो अफेक्ट ऑन द एक्शन ऑफ द आर्मी एज आर्म्ड फोर्सेस हैव द अथॉरिटी टू सर्च। अब उनके पास सर्च करने की अथॉरिटी जरूरी है, लेकिन कोई प्रीमाइसेस से एंटर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी थी। पिछली बार पिछले केस में इन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, क्या? आंसर इज नो। तो उनकी और पोजीशन क्या हो जाएगी, वीकन हो जाएगी। इसलिए सी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 61। Which of the following can be inferred from the passage regarding an essential condition for the exercise of powers by armed forces under AFSPA in an area। ये बोल रहे हैं किस चारों स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट को इन्फर कर सकते हैं पैसेज से, किसके रिगार्डिंग कि भैया ये एसेंशियल कंडीशन है अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस को पावर एक्सरसाइज करनी है AFSPA एक्ट के अंडर में।
A. There is a reasonable apprehension of prospective civil war in near future in the area. अब पैसेज में सिविल वॉर के बारे में नहीं दिया था, अनलॉफुल एक्टिविटी के बारे में दिया था, इसलिए सी ए ऑप्शन हमारा पैसेज से मैच नहीं कर रहा है। बी, द एरिया अफेक्टेड बाय इंटरनेशनल टेररिज्म, अब वापस से कोई स्पेसिफिक नहीं किया था कि इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड है या फिर नेशनल टेररिज्म से रिलेटेड है, इसी कारण से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी, एरिया इज डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया, अगर मुझको मेरी पावर्स को एक्सरसाइज करनी है तो इंपॉर्टेंट है कि पहले एरिया को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करूं। अगर एरिया एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर नहीं होगा तो क्या मैं अपनी पावर एज आर्म्ड फोर्सेज में अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाऊंगा? क्या आंसर इज नो। इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी, एरिया हैज विटनेस सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय आर्म्ड फोर्सेज, पैसेज में कहीं भी ये नहीं बोला कि आर्म्ड फोर्सेज अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती हैं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आंसर इज नो। पैसेज बोल रहा है डिस्टर्ब्ड एरिया अगर है तो आप अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। लेट अस चेक द आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, स्टेट ऑफ ढिंडोरे हैज बीन डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया, स्टेट ऑफ ढिंडोरे है जिसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया है 10 साल से ज्यादा के लिए। लेकिन अभी लेटली अभी आजकल लोग रिवोकेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं, और जो रिवोकेशन की डिमांड कर रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है। उसके कारण अथॉरिटीज ने इशू करा एक ऑर्डर जिसमें 5 या 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली प्रोहिबिट की गई। अब एक कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का ग्रुप था, वो असेंबल हुआ पब्लिक स्क्वायर पे, उनको स्ट्राइक करनी थी लेटेस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट। आर्म फोर्सेज ने उनको फेयर वार्निंग दी असेंबली हटाने के लिए, असेंबली के लिए, और उनको डिस्पर्स करने पे जब उन लोगों ने मना किया उन्होंने फायर ओपन कर ली 2 बच्चों पे। आर आर्म्ड फोर्सेस एक्शन जस्टिफाइड, पैसेज क्लियर बोल रहा है आर्म्ड फोर्सेस चाहे, और अगर कोई लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करता है, यहाँ पे लॉ क्या था 5 या 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, ये लोग असेंबल हुए, इनको पहले वार्निंग दी गई फेयर वार्निंग, ये नहीं माने तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। पैसेज के अकॉर्डिंग आर्म्ड फोर्सेस फायरिंग स्टार्ट कर सकता है फेयर वार्निंग के बाद, इसीलिए क्या आर्म्ड फोर्सेस का एक्शन जस्टिफाइड है? तो आंसर इज यस कि कैन बी जस्टिफाइड, तो कैन नॉट वाले ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। बी और सी बचते हैं। बी क्या बोल रहा है? एक्शन कैन बी जस्टिफाइड ओनली इफ द स्टूडेंट्स आर प्लानिंग एनी डेंजरस एक्टिविटी। अब भैया वो डेंजरस अनलॉफुल एक्टिविटी का सस्पिशन था ना, वो सर्च के टाइम पे था, यहाँ पे नहीं देखा गया। फायरिंग के टाइम पे अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ, लॉ क्या बोल रहा था कि भैया आप 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर आप कॉन्ट्रावेन करते हो, आप लॉ को फॉलो नहीं करते तो फायरिंग स्टार्ट हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि भैया एक्शन जस्टिफाइड है क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर है उन्होंने फायरिंग स्टार्ट करी स्टूडेंट्स पे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ऑर्डर का जो फोर्स में था उसका वायलेशन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63, इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, मतलब एक कई दूर दराज कोई डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, वहां पे वायलेंस बहुत ज्यादा रहा है, शुरू से सिविल अनरेस्ट रहा है, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली बॉम्ब ब्लास्ट एग्जीक्यूट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस डिस्ट्रिक्ट को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इज द डिक्लेरेशन जस्टिफाइड? अब पैसे क्लियरली बोल रहा है इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं कर सकते, हाँ 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस से पीरियोडिक रिव्यू करना जरूरी है, इसी कारण से क्या एक्शन जस्टिफाइड है? तो आंसर इज नो। तो ये वाले ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, बचेंगे बी और डी। बी क्या बोल रहा है? डिक्लेरेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि अथॉरिटीज के पास पावर है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कि डिक्लेयर करते हैं वो कोई भी एरिया को फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर विदाउट रिव्यू। अब भैया विदाउट रिव्यू के बाद में 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते, इसलिए 1 साल का पैसेज में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, डिस्कशन नहीं किया गया, इसलिए बी इनकरेक्ट हो जाएगा। बचेगा डी कि नहीं डिक्लेरेशन जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि अथॉरिटीज है उनका पावर नहीं है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कि भैया वो कोई बिना टाइम लिमिट के विड्रॉ वो डिक्लेरेशन इशू कर पाए, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, पैसेज नंबर 3 चेक करते हैं। द सेंटर हैज प्री पब्लिश्ड लेबर रूल्स प्रपोजिंग दैट, अब जो सेंटर है उसने प्री पब्लिश्ड लेबर रूल्स प्रपोज किए हैं जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एटलीस्ट 90 डेज कंप्लीट करने हैं 1 साल में काम करने के, जिससे कि वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाए। मतलब अभी डेफिनेशन देखेंगे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की, सिंपल सा ही देखते हैं रूल्स कुछ प्रपोज किए गए हैं कि जितने भी गिग वर्कर्स हैं या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको 1 साल में कम से कम 90 डेज के लिए वर्क करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो सोशल बेनिफिट्स के लिए अपने आप को एलिजिबल कर पाएंगे। अब ये जो मूव है, ये जो प्रपोज किए गए, इट फॉलोज इनेक्टमेंट ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इस मूव के बाद कोड जो है, एक लॉ जो है वो इनेक्ट हो रहा है सोशल सिक्योरिटी पे, विच फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स विद इन इंडियाज लेबर लॉ आर्किटेक्चर। अब इस कोड के बाद या इस मूव के बाद पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को डिफाइन किया गया है इंडिया के लेबर लॉ में। हाउएवर
एब्सेंस ऑफ नोटिफाइड रूल्स हैड डिलेड द रोल आउट ऑफ बेनिफिट्स, लेकिन अभी नोटिफाइड रूल्स या रूल्स नोटिफाई नहीं हुए, इसी कारण से रोल आउट जो बेनिफिट्स अब डिले किए, इसकी वजह से अभी किसी के कोई वर्कर्स के पास स्टैट्यूटरी सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। अब जो कोड है सोशल सिक्योरिटी, वो फॉर्मली क्या डिफाइन कर रहा है, कुछ की टर्म्स। पहला गिग वर्कर, कि गिग वर्कर क्या होते हैं, तो ये बोल रहे हैं जो गिग वर्कर है इज एज अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कि भैया गिग वर्कर वो है जो भी एक ऐसा पर्सन जो एक ट्रेडिशनल नॉर्मली जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वर्क कर रहा है ना, कि दुकान पे या कहीं पे काम करने आते हैं, उसके अलावा कोई दूसरे मोड के थ्रू लेकिन काम कर रहा है आपके लिए, ऐसे सारे वर्कर्स को गिग वर्कर्स बोलते हैं। दूसरा, प्लेटफॉर्म वर्कर कौन है, जो भी इस वर्क को एक्सेस कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्क कर रहा है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ओला राइडर्स वगैरह, कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओला, उबर, रैपिडो, इनके थ्रू हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। थर्ड इज एग्रीगेटर। ये एग्रीगेटर कौन होता है, डिजिटल इंटरमीडियरी कनेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स विद कंज्यूमर्स। जो भी इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जो कंज्यूमर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करते हैं, उनको बोला जाता है एग्रीगेटर। अब ये जो पूरा रूल है, वो कोड है, वो ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहा है कि भैया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एग्रीगेटर को वेलफेयर फंड्स में। प्रायर टू द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, अब ये सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है, इससे पहले गिग वर्कर्स को लेबर लॉ प्रोटेक्शंस के बेनिफिट से एक्सक्लूड किया गया था, क्योंकि उनको क्या क्लासिफाई करते थे कि भैया आप तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो, आपके पास कोई भी ट्रेडिशनल स्टेच्यूट्स के अकॉर्डिंग आप फॉल नहीं करते, इसलिए आपको कोई भी लेबर लॉ के प्रोटेक्शन नहीं मिलेंगे। ना तो उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन दिया गया था, ना ही इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अकॉर्डिंग में, विच प्री सपोज फिक्स्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टाइज। पहले हम लोग क्या मानते थे कि एक्चुअल में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टाइज है, जो प्रॉपर फॉर्मल रिलेशन है, उसी को वैलिड मानेंगे, उसी को रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन इस कोड के बाद अब गिग वर्कर्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। पैसे आगे डिस्कस करता है, दिस एक्सक्लूजन लेफ्ट देम वल्नरेबल टू अदर प्रॉब्लम्स सच एज लैक ऑफ मिनिमम पे गारंटी। अब ये जो एक्सक्लूड किया गया था ना पहले, उससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। उसका रीजन क्या था, क्योंकि भैया मिनिमम पे गारंटी, भैया कोई गारंटी नहीं थी, मिनिमम इतना तो पे करना ही पड़ेगा। ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता था उनका, ना ही कोई एक्सीडेंट्स के कवरेज होते थे, कोई मैटरनिटी या ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं थे। और इनकम वॉलेटिलिटी, मतलब कि इनकम भी उनकी यूनिफॉर्म नहीं थी, कभी कम दी जाती थी, कभी ज्यादा दी जाती थी सैलरी। जो मेन इशू था ना, वो था कि भैया कोई रियल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई लॉ नहीं है गिग वर्कर में, क्योंकि वर्कर्स अपीयर्ड इंडिपेंडेंट बट वर सब्जेक्ट टू रिजिड एल्गोरिथमिक कंट्रोल्स डिक्टेटिंग शिफ्ट्स। अब बोलने को वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन तब भी उनके अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा कठिन कंट्रोल्स थे, जो कि शिफ्ट को डिक्टेट करते थे, कोटास थे और पेनल्टीज थी। एडिशनली इकोनॉमिक कंपल्सन सच एज लो बेस पे फोर्स देम टू एक्सेप्ट इवन हाई रिस्क ऑर्डर्स इन फियर ऑफ डीएक्टिवेशन। अब क्योंकि उनकी ऑलरेडी पैसे उनको कम मिलते थे, उसमें भी अगर उनके पैसे कट ना जाए, तनख्वाह कट ना जाए, इसलिए हाई रिस्क ऑर्डर्स भी, और कोई हाई रिस्क का भी काम है तो वो भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि उनको वहां से छोड़ के जाने में ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो उतने कम पे के लिए भी काम कर सकते थे। ड्राफ्ट रूल्स क्या आउटलाइन कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, आउटलाइन प्रोसेस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऑन अ डेजिग्नेटेड पोर्टल, कि भैया जो भी गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर है, उसको डेजिग्नेटेड पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जो कि क्या सर्व करेगा, कि अगर हमको एलिजिबिलिटी देखनी है बेनिफिट्स के लिए, जो फर्स्ट लाइन में दिया गया था पैसेज की, उसके लिए पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन देखेंगे, जैसे कि लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ इंश्योरेंस, मेटर्निटी बेनिफिट्स एंड ओल्ड एज प्रोटेक्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विधान एक डिलीवरी राइडर है इंदौर में, वो एक्सेस करता है वर्क को डिजिटल ऐप के थ्रू, और जो कि उसको कनेक्ट करता है कस्टमर से फूड ऑर्डर्स के लिए, मतलब ये प्लेटफॉर्म वर्कर है। वो परफॉर्म कर रहा है ये टास्क बिना कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के, ऑफन फेसिंग एल्गोरिथमिक कंट्रोल्स ऑन कोटास एंड पेनल्टीज। विधान उसके 85 डेज कंप्लीट कर लेता है एक साल में, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए सीख करता है एलिजिबिलिटी। अब what is the appropriate outcome? Passage was very clear on this point. Passage clearly stated that for being eligible for the social benefits, you have to complete at least 90 days in a year. But here Vedhan has just completed 85 days in a year and has not completed 90 days. और क्योंकि 90 days complete नहीं करे इसी कारण से वो सोशल बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, तो विधान विल बी इन एलिजिबल। तो जो एलिजिबल वाले ऑप्शन होंगे वो हम इनकरेक्ट कर देंगे। ए को देखते हैं, विधान इज इनएलिजिबल फॉर बेनिफिट्स एज हिज वर्क डज नॉट फॉल अंडर द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अभी तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये बोल रहे हैं कि भाई जो नए पब्लिश्ड लेबर रूल्स है उसके अकॉर्डिंग में सीख कर रहा है, तो मतलब नए लेबर जो रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग में अब ट्रेडिशनल
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को अकेले रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी, विधान इज इनएलिजिबल एज द रूल्स रिक्वायर एटलीस्ट 90 डेज। अब जो रीजन है ना विधान एलिजिबल क्यों है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 90 डेज का काम होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, जिसको उसने मेट नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी, Vedant's claim should process to full registration on the portal as prior exclusive under statute like the Industrial Dispute Act do not apply post code। अभी बोल रहे विधान का जो क्लेम है ना प्रोसीड करेगा फुल रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पे, क्योंकि इससे पहले एक्सक्लूजन है स्टैट्यूट्स के अंडर। अब पॉइंट इज कि हमें रीजन ये देखना है कि भैया विधान एलिजिबल है या नहीं। अब विधान एलिजिबल नहीं है, उसका रीजन क्या था, क्योंकि 90 डेज कंप्लीट नहीं करे, इसी कारण से दूसरी रीजनिंग से वो वेग हो गई। सी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी, विधान क्वालिफाइज ऑटोमेटिकली ड्यू टू वल्नरेबिलिटीज। अब पैसेज के अकॉर्डिंग सिर्फ वल्नरेबिलिटीज की वजह से आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, इसी कारण से आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं हो गए। एलिजिबिलिटी के लिए एटलीस्ट 90 डेज वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, साथ ही साथ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चेक करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 65 पे। विद्युत एक फ्रीलांस ड्राइवर है जो कि एग्रीगेटर ऐप यूज कर रहा है पैसेंजर्स को कनेक्ट करने के लिए। रजिस्टर करता है डेजिग्नेटेड पोर्टल पे जब उसके 95 डेज कंप्लीट हो जाते हैं एक साल में। ऐप क्वालिफाइज कर रहा है एज अ डिजिटल इंटरमीडियरी, साथ में उसके इम्पोज ऑब्लिगेशन है, जैसे कि उसको कंट्रीब्यूट करना है वेलफेयर फंड्स में। इस कोड से पहले विद्युत को प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स डिनाई कर दिए गए थे। क्या अब लीगल पोजीशन चेंज हुई है विद्युत की इनेक्टमेंट के बाद? पॉइंट इज इनेक्टमेंट के बाद पोजीशन चेंज हो गई है, क्योंकि अगर 95 डेज कंप्लीट हो गए तो आपको भी सोशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। इसी कारण से आंसर क्या है, पोजीशन चेंज हुई है, तो नो चेंज ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नो रिकॉग्निशन इनकरेक्ट हो जाएगा, पार्शियल चेंज भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बचेगा ए, तो ये पोजीशन बदली है क्योंकि अब फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहा है प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, और बेनिफिट एनेबल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो 90 डेज के बाद। इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, असर्शन रीजन बेस्ड स्टेटमेंट है। असर्शन ये बोल रही है जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है वो एंजॉय कर रहे हैं रियल फ्लेक्सिबिलिटी उनके वर्क अरेंजमेंट्स में, फ्री फ्रॉम रिजिड एल्गोरिथमिक कंट्रोल्स। कि भैया जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है वो रियल फ्लेक्सिबिलिटी उनके वर्क अरेंजमेंट्स में एंजॉय कर रहे हैं, फ्री फ्रॉम रिजिड एलोगरिथमिक कंट्रोल्स। भैया जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है वो रियल फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल में पहले एंजॉय नहीं कर रहे थे, इसी कारण से असर्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन, Code on Social Security defines aggregators solely as data intermediaries connecting service providers without imposing any obligation। अब क्या कोई भी ऑब्लिगेशन ही इंपोज नहीं की गई थी क्या, तो आंसर इज वापस इनकरेक्ट। तो बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, तो ए एंड आर आर इनकरेक्ट किसमें आ गए, डी में, इसलिए ए बी और सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 67 में। प्रायर टू द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड से पहले वाई वर गिग वर्कर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेबर लॉ प्रोटेक्शंस। क्यों हमने लेबर गिग वर्कर्स को एक्सक्लूड किया था, जैसे कि मिनिमम पे गारंटी से, हेल्थ इंश्योरेंस से? तो सिंपल सा पॉइंट है, गिग वर्कर्स को इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि भैया वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन में देखते ऑप्शन देखते, पहला, डिजिटल एग्रीगेटर्स नेग्लेक्टेड टू रजिस्टर वर्कर्स ऑन डेजिग्नेटेड पोर्टल्स फॉर वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन एंड एलिजिबिलिटी चेक्स। कि भैया डिजिटल एग्रीगेटर्स ने निगलेक्ट किया था कि वर्कर्स को रजिस्टर नहीं करेंगे, पैसेज में इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया, इसलिए ए ऑप्शन इनकरेक्ट। ड्राफ्ट लेबर रूल्स रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 90 डेज ऑफ वर्क बिफोर एनी स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स कुड बी एक्सेस। ये बोल रहा है क्योंकि भैया अब जो ड्राफ्ट रूल्स है उसने बोला कि 90 दिन तो कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी सी और डी ऑप्शन देखते हैं। सी, द क्लासिफिकेशन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉल आउटसाइड स्टैट्यूट्स प्री सपोजिंग फिक्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर ज्यादा एक्यूरेट देखें इसके पीछे रीजन, तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा और सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया सी में क्लियर क्या बोल रहे हैं कि पहले ये प्री सपोज करते थे कि सिर्फ उन्हीं को वर्कर्स मानेंगे जिनका एक्चुअल में पुराना फिक्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, नहीं तो दूसरे वर्कर्स को हम लोग क्या नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसलिए सी करेक्ट हो गया। डी देखते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स फ्रॉम लो बेस पे कंपेल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ हाई रिस्क ऑर्डर्स विदाउट प्लेटफॉर्म मैंडेटेड प्रोटेक्शन। अब भैया ये रीजन नहीं था, ऐसा नहीं कि उनको इस कारण से क्योंकि वो लो इनकम भी एक्सेप्ट कर लेते थे इसलिए उनको एक्सक्लूड कर रहे थे, ऐसा कोई रीजन नहीं था। रीजन सिर्फ एक था, क्योंकि पहले फिक्स्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को ही रिकॉग्नाइज किया जाता था, इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 68, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी इन्फर्ड। अब कौन से स्टेटमेंट को इन्फर नहीं कर सकते? पहला, दे वर हिस्टोरिकली प्रोटेक्टेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट
ड्यू टू एल्गोरिथमिक कोटास। अब क्या गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोटेक्शन दी जाती थी क्या? आंसर इज नो, पहले इनको इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड, द कोड डिफाइंस एग्रीगेटर्स एज डिजिटल इंटरमीडियरीज विद वेलफेयर फंड ऑब्लिगेशन। हाँ, पैसेज के साथ ही अलाइन कर रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग में जो कोड है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि भाई जो एग्रीगेटर्स है वो डिजिटल इंटरमीडियरीज हैं जिनके पास ऑब्लिगेशन है वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट करने का, इसलिए स्टेटमेंट टू हम इन्फर कर सकते हैं। थ्री, ड्राफ्ट रूल्स डिले बेनिफिट्स अंटिल 90 डेज ऑफ वर्क एंड पोर्टल रजिस्ट्रेशन। हाँ, ड्राफ्ट रूल्स क्या बोल रहे हैं कि भैया 90 दिन तक का काम करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसी कारण से थर्ड स्टेटमेंट थ्री भी हमारी करेक्ट है। फोर्थ, वल्नरेबिलिटीज इंक्लूड नो मिनिमम पे और हेल्थ इंश्योरेंस प्री कोड। अब वल्नरेबिलिटी में क्या है कि पहले तो नो मिनिमम पे, मतलब कि कोई मिनिमम पे का ऑप्शन ही नहीं था कि इतनी तो हमको पे देनी पड़ेगी, तो ये एक डिफिकल्टी थी। साथ ही साथ में हेल्थ इंश्योरेंस की, भैया हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था पहले, इसी कारण से ऑप्शन नंबर फोर भी हमारा करेक्ट हो गया। अब बचता है सिर्फ हमारा वन, तो टू थ्री फोर हमारे इन्फर है, वन कैन नॉट बी इन्फर्ड है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैन नॉट बी, तो अकेला ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट होगा। वन किस में? डी में, तो ए बी और सी इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं पैसेज नंबर फोर पे। पैसेज नंबर फोर के डिस्कस कर रहा है कि जो अरावली हिल कंट्रोवर्सी है उसने एक फियर्स डिबेट, मतलब एक एंग्री या फिर अग्रेसिव डिबेट स्टार्ट कर दी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस डेवलपमेंटल एम्बिशंस के लिए इंडिया में। अब स्पेनिंग राजस्थान, अभी जो अरावली हिल्स है वो कहाँ कहाँ पे इंक्लूडेड है, उसके जुरिस्डिक्शन क्या है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। दीज एंशियंट माउंटेन्स सर्व एज अ क्रिटिकल इकोलॉजिकल बैरियर। भैया ये कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैरियर है, mitigating desertification and air pollution for millions in the नेशनल कैपिटल रीजन। कि भैया एनसीआर का रीजन है उसमें बहुत ज्यादा रिड्यूस कर रहा है, कि भैया क्या रिड्यूस कर रहा है? एयर पॉल्यूशन को, नॉइज पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को। लेकिन तब भी रेम्पेंट इलीगल माइनिंग, मतलब कंटिन्यूअस इलीगल माइनिंग या फिर रियल एस्टेट के जो इंक्रोचमेंट्स हैं या जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, वो इनकी इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, कि अभी भी इनकी तो भी इनकी इंटीग्रिटी थ्रेटन की जा रही है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था, उन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज को जो पंजाब में हो रही थी उसको हॉल्ट करता था, रोक लगाई थी। और उन्होंने एक और क्वेश्चन राइज किया था, डाइल्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन अंडर द पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, हाईलाइटिंग हाउ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स इंडेंजर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। और जो एक्ट में चेंजेस किए गए थे उसको क्वेश्चन किया गया कि भैया शॉर्ट टर्म कुछ इकोनॉमिक गेन्स की वजह से आप जो लॉन्ग टर्म्स इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो उसका रीजनिंग हो। अब ये स्टैंड ऑफ कहीं ना कहीं जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये क्या अंडरस्कोर कर रही है कि भैया हमको रोबस्ट लीगल एफिशिएंट लीगल फ्रेमवर्क चाहिए जिससे कि ग्रोथ को हम लोग कंजर्वेशन के साथ बैलेंस कर सके, कि ग्रोथ भी चलती रहे साइड में और पैरेलली एक साइड में हम लोग फॉरेस्ट को या इकोलॉजी को कंजर्व करके रख सके, बचा के रख सके। ट्रांजिशनिंग टू कोर एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस, अब ये तो एक लीगल डिबेट थी जो अभी कंट्रोवर्सी में चल रही है, लेकिन इससे हम आते हैं लीगल प्रिंसिपल्स पे, जो कोर लीगल प्रिंसिपल्स है। पहला है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इमर्ज हुआ था एज अ पाइवोटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन enshrined in the Indian law via the 1996 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। अब इंडियन लॉ में कैसे एंश्राइन हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस ऑफ इंडिया केस में। उसमें उन्होंने प्रोएक्टिव मेजर्स को मैंडेट किया था। उन्होंने बोला कि ऐसे केसेस जहां पर साइंटिफिक अनसर्टेनिटी हो, मतलब कि हमें क्लियर रिजल्ट नहीं पता हो कि वहां पर क्या लॉसेस हो सकते हैं, ऐसे केसेस में प्रोएक्टिव मेजर्स, मतलब लॉस होने का वेट नहीं करोगे, पहले से ही आप कुछ ना कुछ अपनी साइड से सेफ्टी मेजर्स लेना स्टार्ट कर दोगे। Rather than awaiting conclusive proof of damage, authorities must prevent activities posing serious और irreversible threat। कि भैया वेट नहीं करोगे कंक्लूसिव प्रूफ्स के लिए, आप क्या करोगे? अथॉरिटीज पहले ही एक्टिविटीज को प्रिवेंट करेंगी जो कि सीरियस है, इरिवर्सिबल थ्रेट्स कॉज कर सकती है, जैसे कि अनचेक्ड माइनिंग इन द अरावली दैट कुड ट्रिगर लैंडस्लाइड्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। जैसे कि बोल रहे हैं कि जो अरावली हिल्स में अनचेक्ड माइनिंग है, माइनिंग को आप चेक नहीं कर रहे, कि भैया पहले से चेक करके रखो, जिस दिन कुछ हादसा हो जाएगा उस दिन आप उसके मेजर्स मत लो, सेफ्टी पहले से ही लेके रख लो। चेक करते रहो माइनिंग को कि भैया वहां पे लैंडस्लाइड ना हो, वहां पर बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ना हो। आगे पैसे देखते क्या डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो पैसेज डिस्कस कर रहा है वो है जो प्रिंसिपल है ना, वो बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट कर रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ को किस पे शिफ्ट कर रहा है? प्रपोनेंट्स पे, कि भैया जो रिस्की प्रोजेक्ट्स के प्रपोनेंट्स है, मतलब जो एक्चुअली में प्रपोज कर रहे हैं रिस्की प्रोजेक्ट्स, उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ रहा है कि आप प्रूफ करो कि क्यों आपके प्रोजेक्ट से नुकसान नहीं होगा। दूसरा, कॉम्प्लीमेंटिंग दिस इज द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। साथ ही साथ में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है जो कि रोमन लॉ में रूटेड है, जिसको इंडिया में लाया गया था एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस में। अब ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि हिल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज
अब इनको ट्रस्ट के थ्रू, मतलब कि हमें ट्रस्ट है, स्टेट में विश्वास है, इसलिए उनके पास दिया रखा है पब्लिक बेनिफिट के लिए कि आप लोग ही इसका गवर्नेंस देखो, ना कि प्राइवेट एक्सप्लॉइटेशन के लिए। भैया उनको प्राइवेट एक्सप्लॉइटेशन के लिए नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया कि हमको ट्रस्ट है आप पब्लिक बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इन सारे रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ ट्रस्टी प्रोहिबिटिंग एलिनेशन और डिग्रेडेशन फॉर कॉमर्शियल गेन। एज अ ट्रस्टी मतलब कि आपका काम सिर्फ इन सारी जगहों को देखभाल करना है, देख रेख करना है, ना कि आपको इनको इकोनॉमिक गेन के लिए या कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज करना है। अरावली कॉन्टेक्स्ट में दिस डॉक्ट्रिन रीइंफोर्सेस जुडिशियल ओवरसाइट। ये डॉक्ट्रिन क्लियरली वापस से क्या रीइंफोर्स कर रहा है, हमको क्या बता रहा है कि अरावली हिल्स जैसे केसेस में जुडिशरी को वापस से स्क्रूटनाइज करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए कि गवर्नमेंट कहीं गलत यूज तो नहीं कर रही अपनी पावर्स को। एज सीन इन ऑर्डर्स डिक्लेयरिंग माइनिंग लीजेस वॉइड फॉर वायलेटिंग ट्रस्ट ऑब्लिगेशन। जैसा कि देखा गया है कि कुछ माइनिंग लीजेस को वॉइड कर दिया गया है, उसको मना कर दिया गया है क्योंकि भैया उन्होंने ऑब्लिगेशंस को वायलेट किया था। टुगेदर अगर हम साथ में मिलकर करेंगे तो ये जो प्रिंसिपल्स है इनको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल स्टीवर्डशिप मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिसी मेकर से अर्ज कर रहे हैं कि भैया आप इंटर जनरेशनल इक्विटी को प्रमोट करो इकोलॉजिकल क्राइसिस के बीच में। अब इंटर जनरेशनल इक्विटी का इन द सेंस कि आगे की जो हमारी जनरेशन आने वाली है और अभी की जो जनरेशन है उनको एक समान से देखो। इस जनरेशन को इतना एक्सप्लॉइटेशन करने की पावर मत दो एनवायरनमेंट की कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन उन एनवायरनमेंट का या उन इकोलॉजी का या उस बायोडाइवर्सिटी का कंज्यूम ही ना कर पाए, इंजॉय ही ना कर पाए। आगे देखते हैं पैसेज में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 69। अरावली रीजन राजस्थान में विधान सिंह एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो फाइल करते हैं पिटीशन प्रपोज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। जो प्रोजेक्ट है वो क्लेम कर रहा है कि बहुत ही ज्यादा कम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, लेकिन कोई भी कॉन्क्लूसिव स्टडीज नहीं है लैंडस्लाइड रिस्क पे, साथ ही साथ में साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई करें अगर हम, जैसे कि डिस्कस किया गया था, व्हाट शुड बी द सुप्रीम कोर्ट्स अप्रोप्रिएट एक्शन। सुप्रीम कोर्ट का अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए। पहला, अप्रूव द प्रोजेक्ट विदाउट डिले। पैसेज में क्लियर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या बोल रही है, पहले से मेजर्स लो, आप आगे में या वेट मत करो कोई हार्म होने का। इसलिए कारण से क्या अप्रूव करेगी प्रोजेक्ट, तो आंसर इज नो। क्या कंडीशनल अप्रूवल देगी, हाँ, इससे आंसर इज नो। होल्ड द प्रोजेक्ट पेंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज शिफ्टिंग बर्डन टू प्रोपोनेंट्स टू प्रूव नो सीरियस थ्रेट। या तो आप प्रूव कर दो कि कोई भी सीरियस थ्रेट नहीं है, और प्रूव अगर नहीं कर पा रहे तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, नहीं तो हम लोग होल्ड लगा देंगे। इसलिए कारण से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डी वापस से हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70। सपोज इन द प्रीवियस क्वेश्चन conclusive scientific evidence emerges proving the real estate project causes no irreversible harm। ये सपोज करो कि पिछले क्वेश्चन में ये समझ में आई जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो कोई इरिवर्सिबल हार्म कॉज नहीं कर रहा। अब क्या स्ट्रेंथन वीकन या इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा विधान सिंह की पिटीशन पे। अब विधान सिंह की पिटीशन पहले तो स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन अब उस पिटीशन के बाद अब क्योंकि इरिवर्सिबल हार्म कॉज नहीं हो रहा, इसलिए उसकी जो पिटीशन है वो क्या हो जाएगी, पहले से वीकन हो जाएगी। तो स्ट्रेंथन वाले दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। नो इफेक्ट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि पहले तो हमारी वैलिड थी, अब इनवैलिड हो गई। इसी कारण से सिर्फ बचता है ऑप्शन नंबर बी। तो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71। विधि राव एक रेसिडेंट है अरावली हिल्स में हरियाणा में, वो चैलेंज करती है इलीगल माइनिंग को कि भैया कॉमर्शियल गेन के लिए ग्रांट की गई है। ये आर्ग्यू करते हो कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं अब, या फिर खत्म कर रही है। स्टेट डिपेंड करती है, बोलते हो इकोनॉमिक नेसेसिटीज है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग प्रॉपर जुडिशियल कोर्स क्या है। तो पहला ऑप्शन डिक्लेयर लीज वॉइड एज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक हिल्स कैन नॉट बी डिग्रेडेड फॉर प्राइवेट गेन। अपहोल्ड ऑर्डर कंपनसेशन डेफर टू लेजिस्लेचर। अगर हम बी ऑप्शन देखें, क्या अपहोल्ड करेगा लीज को, तो आंसर इज नो, क्योंकि भैया पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज करना है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज नहीं करना। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट। क्या कंपनसेशन के बारे में पैसेज में डिस्कस किया है, नहीं किया गया। क्या लेजिस्लेचर को डेफर कर देंगे, ऐसा कोई डिस्कशन किया, नहीं। तो करेक्ट आंसर बचेगा ऑप्शन ए कि भैया डिक्लेयर कर दो लीज को वॉइड, क्योंकि भैया नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हिल्स है ना, उसको प्राइवेट गेन के लिए हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं होने दे सकते। इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। चेक करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 72 पे। पैसेज की डिस्कशन से रिगार्डिंग जो अरावली इंटरवेंशन थी, इन्वायरमेंटल डॉक्ट्रिन थी, क्या इन्फर कर सकते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट हॉल्टेड ऑल अरावली माइनिंग परमानेंटली इन 2023। तो आंसर इज रॉन्ग। पैसेज के अकॉर्डिंग पंजाब में जो अरावली हिल्स थे उसके रिगार्डिंग माइनिंग को हॉल्ट किया गया था, इसलिए ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अवेट्स कंक्लूसिव प्रूफ बिफोर मैंडेटिंग प्रिवेंशन। क्या कंक्लूसिव प्रूफ मांगता है क्या, कि मतलब एग्जैक्ट साइंटिफिक सर्टेनिटी होनी चाहिए, तो आंसर इज नो। साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है तब भी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है। इसी कारण से 72 का जो बी है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन्स अलाउ स्टेट एलिनेशन ऑफ हिल्स
फॉर इकोनॉमिक गेन्स, क्या इकोनॉमिक गेन के लिए हम स्टेट की जो हिल्स वगैरह हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या, कंज्यूम कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। डी, डॉक्ट्राइन्स प्रायोरिटाइज इंटरजनरेशनल इक्विटी ओवर शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट। पैसेज भी ये बोल रहा था भैया इंटरजनरेशनल इक्विटी को आप कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करो, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। इसी कारण से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या है 72 का। आंसर इज ऑप्शन डी। लेट अस नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, which scenario best reflect the passage position on precautionary principle and public trust doctrine Aravali like cases? पहला, mining approved despite uncertainty, burden on activist to prove harm. The point is passage में जो burden of proof है ना proponent पे है, जो propose कर रहा है जिस भी एक्टिविटी को। यहाँ पर एक्टिविस्ट प्रपोज नहीं कर रहा है, एक्टिविस्ट तो बल्कि उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। इसी कारण से स्टेटमेंट वन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स हॉल्टेड ओनली पोस्ट डैमेज, नो एंटिसिपेटरी एक्शन। जो प्रोजेक्ट्स हॉल्ट किए जाते हैं ना वो एक्चुअल में डैमेज से पहले ही हॉल्ट कर दिए जाते हैं। इसी कारण से ऑप्शन नंबर जो बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सी, स्टेट ग्रांट हिल लीज फॉर रियल एस्टेट, कोर्ट्स वॉइड देम एज ट्रस्ट वायलेशन। कि भैया स्टेट ग्रांट ने लीज कर दिया हिल को, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, बोला कि ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी, रिसोर्सेज फुली प्राइवेटाइज्ड फॉर ग्रोथ। कि भाई रिसोर्सेज को फुली प्राइवेटाइज किया गया ग्रोथ के लिए, डॉक्ट्राइन डीम्ड आउटडेटेड। पैसेज के अकॉर्डिंग डॉक्ट्राइन को तो फॉलो करना है, अगर आपने डॉक्ट्राइन को आउटडेटेड बोल दिया कहीं ना कहीं पैसेज का वायलेशन हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर बचता है ऑप्शन नंबर सी। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पैसेज 5 स्टार्ट करते हैं। पैसेज 5 क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन सेल्फ डिफेंस एंड एक्सेसिव रेटिलिएशन इज अ की टू डिस्टिंग्विशिंग फेक एंड जेन्युइन एनकाउंटर्स। ये बोल रहा है कि अगर हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा पहले सेल्फ डिफेंस और एक्सेसिव रिटेलिएशन। एक्सेसिव रिटेलिएशन मतलब जब हम कोई एक्सेसिव बहुत ज्यादा फोर्स यूज कर देते हैं तो क्या वो सेल्फ डिफेंस और एक्सेसिव रिटेलिएशन में हमें पहले डिफरेंस देखना पड़ेगा, तभी हम फेक और जेन्युइन एनकाउंटर्स में डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। ये बोल रहे हैं कि आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन इस कारण आपके पास ये राइट नहीं आता कि आप जितना प्राइवेट डिफेंस के लिए नेसेसरी फोर्स था उससे ज्यादा, उससे एक्सेसिव फोर्स यूज कर जाओ। रोहतक कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी थी, कॉशन दिया था कि आप रिटेलिएटरी फोर्स यूज नहीं कर सकते अगेंस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल, चाहे वो क्रिमिनल कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, कोई क्रिमिनल क्यों ना हो पर्सन, उसके अगेंस्ट आप एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं कर सकते। दर्शन सिंह केस में एपेक्स कोर्ट ने बोला कि ऑन रियल अप्रीहेंशन दैट अग्रेसर माइट कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ऑन रियल अप्रीहेंशन मतलब जब आपको सच्चाई में, सत्यता से आपको ये लगता है कि नहीं, आपको डर लगता है कि सामने वाला पर्सन या तो मेरे को डेथ कॉज कर सकता है, ग्रीवियस हर्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कुड इवन एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। हाँ, अगर ऐसा केस है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, डेथ कॉज हो सकती है, तो ऐसे केसेस में हम फिर वहां पर प्राइवेट डिफेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं डेथ तक। A mere reasonable apprehension is enough to put the right of self defense into operation। अगर मुझे डर है, अप्रीहेंशन होता है, तो उसकी वजह से ही मैं राइट टू सेल्फ डिफेंस अपना एक्सरसाइज कर सकता हूं। लेकिन साथ ही साथ में एक और सेटल्ड पोजीशन है लॉ की, इट इज ओनली अ राइट टू डिफेंड वनसेल्फ एंड नॉट टू रिटेलिएट। लेकिन सेल्फ डिफेंस में ये नहीं कि मेरे अगेंस्ट कोई सिंपल सा कुछ धक्का देने आया और मैं उसको गन से मार दूं, मतलब कि मैं ज्यादा एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं कर सकता हूं। दूसरी चीज, इट इज नॉट अ राइट टू टेक रिवेंज, मतलब कि ये राइट नहीं है रिवेंज लेने के लिए, सिर्फ खुद के बचाव के लिए राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन केस में कि उसने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी कि जो प्रॉब्लम थी कोर्ट के आगे वो ये थी, टू बिकम वेक्स्ड व्हेन द विक्टिम्स आर एलिज्ड टू बी मिलिटेंट्स, इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट। बहुत बार जो एक्चुअल में विक्टिम है ना, उनको ये बोला जाता है कि ये तो सर टेररिस्ट था, मैंने इसी कारण से इसके अगेंस्ट केस फाइल, मतलब राइट टू सेल्फ डिफेंस में एक्सेसिव फोर्स यूज करा, या फिर मिलिटेंट था, इंसर्जेंट था। ऐसे केसेस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि डिग्री ऑफ फोर्स कितनी रिक्वायर्ड थी इसको एक्सेस करना, या फिर जो फोर्स यूज किया वो एक्सेसिव था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश कदम केस में वार्न किया पुलिसमैन को कि भैया उनको एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा, तुमको माफ नहीं किया जाएगा अगर तुम मर्डर कमिट करते हो, किसके नाम में, एनकाउंटर के नाम पे, सिर्फ ये बोलते हुए क्योंकि हमारे को पास सुपीरियर ऑफिसर्स का ऑर्डर था, पॉलिटिशियंस का। वो बोल रहा है कितने ही सुपीरियर ऑफिसर ने आपको ऑर्डर क्यों ना किया हो, लेकिन एनकाउंटर की आड़ में, एनकाउंटर के नकाब में आप किसी पर्सन का मर्डर कॉज नहीं कर सकते। आगे दूसरा पॉइंट, कोर्ट ने कंसीडर कई कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स, क्योंकि उनको एनकाउंटर को कंक्लूड करना था कि वो फेक है या नहीं। पहला, पुलिस वर्जन दैट डिसीज्ड वाज अग्रेसिव नॉट कंसिस्टेंट विद एविडेंस। पहला तो बोला कि पुलिस का वर्जन देखा जाएगा कि जो डिसीज्ड है ना, जिसकी डेथ हो गई, क्या वो अग्रेसिव था या नहीं, और अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है एविडेंस और रिकॉर्ड के साथ या नहीं।
मतलब कि पहले पुलिस का वर्जन सुनेंगे और ये देखेंगे कि जो रिकॉर्ड है, जो एविडेंसेस है, उनसे पुलिस की स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। दूसरा, नेचर एंड लोकेशन ऑफ बुलेट इंजरीज ऑन अ चेस्ट, अ वाइटल पार्ट ऑन बैक एज वेल। मतलब कि नेचर देखेंगे, बुलेट इंजरीज की लोकेशन देखेंगे, किस टाइप से बुलेट उनकी बॉडी में प्रेजेंट है, और फिर देखेंगे कि भैया डिसीज की अग्रेसिवनेस से या फिर बहुत ही क्लोज रेंज से तो नहीं मारा गया। That is 3 to 8 feet as deduced from blackening and tattooing around the entry point of bullets. नो पुलिसमैन गेटिंग इंजर्ड इन द एनकाउंटर। कोई भी पुलिस जो पर्सन है या पर्सनल है, क्या वो एनकाउंटर में, अरे उसको इंजर हुआ या नहीं, क्या इतनी मुठभेड़ हुई आपकी, कोई किसी भी ऑफिसर को इंजरी ही नहीं आई। एक्विटल ऑफ को अक्यूज्ड आल्सो प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द क्राइम एज अक्यूज्ड। एटलीस्ट क्या वो जो को अक्यूज्ड था उसको एक्विट कर दिया गया, उसको क्या बेनिफिट दिए गए। अनबिलीवेबल नरेटिव ऑफ deceased being identified by पुलिस टीम ऑन द रोड एंड देन किलिंग हिम इन एनकाउंटर। भैया कोई ऐसा नरेटिव जो कि इसको बिलीव ही नहीं कर सकते कि भैया इन्होंने, पुलिस ने एक जिसको मर्डर किया, एनकाउंटर किया, उसके बारे में कुछ ऐसी हमें न्यूज बताए जो कि हम बिलीव ही नहीं कर सकते, उसको हम देखा जाएगा। पुलिस नॉट रजिस्टरिंग एन एफआईआर व्हेन इट वाज प्राइमा फेसाई केस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, दस वायलेटिंग मैंडेट ऑफ सेक्शन 154 सीआरपीसी। भैया सेक्शन 154 सीआरपीसी बोलता है एफआईआर आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, लेकिन पुलिस अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है तो, instead of registering an FIR and handing over investigation to an independent agency, तहसीलदार conducting an inquiry and that too in an unsatisfactory manner। वो बोल रहे भाई एफआईआर रजिस्टर करने के बाद तहसीलदार ही क्या कर रहा है, उसकी वो कर रहा है इंक्वायरी, और वो भी कंसिस्टेंट मैनर नहीं है। अगर ऐसी सारी चीजें होंगी तब हम देखेंगे कि क्या एनकाउंटर फेक था या नहीं। पैसेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 74, लॉन्ग वांटेड मेंबर था एक ड्रेडेड टेररिस्ट ग्रुप का, विधान को अकंपनी करा उसके एसोसिएट्स ने, जब पुलिस वहां पे अराइव करी, पहुंची अरेस्ट करने के लिए, लेकिन अरेस्टिंग की जगह पुलिस ने इमीडिएटली फायरिंग स्टार्ट कर दी विधान और उसके एसोसिएट्स के ऊपर। अब जब भाग रहे थे वो लोग वहां से, विधान को 3 गोलियां पड़ी उसके बैक में और उसकी डेथ हो गई। पुलिस ऑफिसर्स ने स्टेट किया कि जो एनकाउंटर है वो एज पर ऑर्डर था उनके सुपीरियर ऑफिसर का, डिसाइड वेदर द एनकाउंटर कैन बी जस्टिफाइड। पैसेज ने क्लियरली क्या बोला कि कितना ही सुपीरियर ऑफिसर क्यों ना हो, उसके ऑर्डर्स के बेसिस पर भी आप एनकाउंटर नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आएगा, क्या जस्टिफाइड है, तो आंसर इज नो। तो ए और डी इनकरेक्ट हो गया, बी और सी बचता है। बी, नो बिकॉज सुपीरियर ऑफिसर वॉज नॉट ऑथोराइज टू गिव सच ऑर्डर। अब पॉइंट ये है कि पहला क्या है कि सुपीरियर ऑफिसर को ऑथोराइज नहीं दे। दूसरा, नो एज देयर वाज नो रियल अप्रीहेंशन दैट द अग्रेसर माइट कॉज डेथ। अब सुपीरियर ऑफिसर ऑथोराइज थे या नहीं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। पैसेज में ये डिस्कस नहीं किया गया कि सुपीरियर ऑर्डर्स की भी अथॉरिटी देखी जाएगी। पैसेज में वो बोला है कि भैया अगर कोई हार्म नहीं है, कोई अग्रेशन नहीं है, तो चाहे कितना ही सुपीरियर ऑर्डर आपको ऑर्डर पास क्यों ना कर दे, आपके अगेंस्ट कुछ भी आपको ऑर्डर दे दे, आप ऑथोराइज नहीं करोगे। इसलिए आंसर बी इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 75, above situation में which of the following statement if correct would strengthen the argument of police that the encounter was carried out in private defense। अब कौन सी स्टेटमेंट को अगर मैं ट्रू कर दूं तो फिर उसकी वजह से पुलिस की स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, भैया हमने एक्चुअल सेल्फ डिफेंस में ही फायरिंग की। पहला कि विधान और उसके एसोसिएट्स बॉम्ब अटैक प्लान कर रहे थे अपकमिंग मंथ्स में। अब भैया बॉम्ब अटैक प्लान कर रहे थे, क्या इसकी वजह से आप सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर लोगे या नहीं। सेल्फ डिफेंस का राइट कब एक्सरसाइज होगा, जब आपके अगेंस्ट अप्रीहेंशन होगा, रियल अप्रीहेंशन, डर होगा आपको हार्म होने का। इसलिए ऑप्शन में ए इनकरेक्ट हो जाएगा। डी, तो सॉरी बी, विधान और उसके एसोसिएट रिटेलिएटेड टू द फायरिंग बाय थ्रोइंग अ स्मॉल स्टोन एट देम। आपने पहले फायरिंग ही स्टार्ट कर दी, आपको ये देना है, आपको ये रीजन देखना है फायरिंग स्टार्ट करने के लिए उनपे क्या रीजन था। इसी का आंसर ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी, विधान और उसके एसोसिएट्स ने हैवी फायरिंग स्टार्ट की पुलिस पे जैसे उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश करी। हाँ, अगर अरेस्ट करने की कोशिश करते टाइम सामने वाली पार्टी ने, विधान या उसके एसोसिएट ने आपके अगेंस्ट फायरिंग स्टार्ट कर दी, तो फिर आप सेल्फ डिफेंस में फायरिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ये बी और डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 76 पे, विधि को चेस किया जा रहा था आर्म्ड मैन के थ्रू नाइट में, उसने अपना बेस्ट कोशिश करा वहां से दूर भागने का, लेकिन वो गलत अनफॉर्चुनेटली पकड़ाई गई। अब जब वो भाग रही थी उसने मैन को पुश करा उसकी पूरी पावर के संग, जिसकी वजह से उसका बैलेंस लूज हुआ और वो अपने सिर के बल गिर गया। डिसाइड वेदर विधिज एक्ट वॉज अटेम्प्टेड रिटेलिएशन और आउट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब विधि के अगेंस्ट एक डर था, उसको कैच कर लिया गया था, वो अपने बचाव में उसने रीजनेबल फोर्स यूज किया, बचने के लिए उसने पूरी दम से मेहनत करी, जैसी पूरी दम लगाई सामने वाले व्यक्ति का बैलेंस लूज हो गया, वो गिर गया। तो यहाँ पर विधि की कोई भी लाइबिलिटी नहीं आई क्योंकि रिटेलिएशन नहीं है, तो सेल्फ डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस है। तो जो एक्ट ऑफ विधि था वो क्या था, प्राइवेट डिफेंस था। तो हाउ वॉज एन अटेम्प्ट ऑफ रिटेलिएशन, वो आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा।
एक्ट वॉज पार्शियली आउट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड पार्शियली आउट ऑफ रिटेलिएशन। कहीं भी रिटेलिएशन का डिस्कशन नहीं किया गया, क्योंकि रिटेलिएशन मतलब गुस्से में एक्सेसिव फोर्स यूज करना। कहीं भी एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं किया गया, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इतना फोर्स यूज करना था, वो यूज किया गया था, इसलिए बी भी इनकरेक्ट। सी कि जो एक कैरीड आउट किया गया है वो प्राइवेट डिफेंस है, क्योंकि रीजनेबल अप्रिहेंशन था कि वो उसकी डेथ कॉज कर सकता है ग्रीवियस हेड, क्योंकि उसको रात में, वो नाइट में एक आर्म्ड मैन है, मतलब इसके पास हथियार है, तो उसकी वजह से क्या डाउट है भैया, ये तो मेरी डेथ कॉज कर सकता है या फिर ग्रीवियस हेड। इसके कारण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, और डी भी वापस से हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिटेलिएशन का अटेम्प्ट नहीं था, इसी कारण से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। चेक करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 77 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन्फरेंस अबाउट द स्कोप ऑफ द राइट टू प्रूव, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको इन्फर कर सकते हैं। पहला, इट परमिट्स कॉजिंग डेथ ओनली इफ द अग्रेसर इज अ dreaded criminal allowing retaliatory force as per रोहताश कुमार। अब रोहताश कुमार के अकॉर्डिंग में सबसे पहले तो, चाहे ड्रेडेड क्रिमिनल क्यों ना हो, आप उसके अगेंस्ट रिटेलिएशन के लिए एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए ए इनकरेक्ट हो गया। बी, इट जस्टिफाइज रिटेलिएशन एंड रिवेंज वंस अप्रीहेंशन अराइजेस एक्सटेंडिंग बियॉन्ड नेसेसरी हार्म। देखो, नेसेसरी हार्म जितना आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्सेस, आप फोर्स यूज करोगे, उसके बियॉन्ड नहीं आ सकते, उसके बाहर नहीं आ सकते, इसी कारण से ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी, इट अलाउज डिफेंसिव एक्शन इंक्लूडिंग डेथ बेस्ड ऑन रीजनेबल अप्रीहेंशन बट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स रिटेलिएशन और एक्सेस हार्म। बिल्कुल सही। अगर डिफेंस के टाइम पे, राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते टाइम पे डेथ भी कॉज क्यों ना हो जाए, वैलिड है, लेकिन एक्सेसिव फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है सामने वाला डेथ कॉज कर सकता है, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है, और राइट टू सेल्फ डिफेंस में डेथ कॉज कर देते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि सामने वाला सिंपल हर्ट कॉज करेगा और आप डेथ कॉज कर देते हो, ये बिल्कुल एक्सेसिव हो जाएगा। इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी, it requires actual harm to the defender before the right is invoked with no extension beyond necessary harm। अब देखो, हाँ नेसेसरी हार्म से बियॉन्ड नहीं जा सकते, लेकिन एक्चुअल हार्म का वेट नहीं करेंगे। अगर अप्रीहेंशन भी है, अप्रीहेंशन वर्ड क्यों यूज किया गया है, अप्रीहेंशन मतलब अगर मुझको ऐसा लगता है, लाइकली है कि हो सकता है, इसी कारण से एक्चुअल हार्म होने के लिए वेट नहीं है, अप्रीहेंशन पे भी हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हैं, इसलिए डी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 78, with regard to Prakash Kadam case, which of the following is not a relevant factor while considering whether the encounter is fake? पहला, lack of evidence to show that deceased criminals were aggressive। दूसरा, नेचर एंड लोकेशन, नेचर एंड लोकेशन तो हमारा वैलिड है। नो इंजरी कॉज टू द पुलिसमैन, ये भी वैलिड है। टाइप्स ऑफ गन यूज टू किल, अब पैसेज के अकॉर्डिंग लैक ऑफ एविडेंस टू शो दैट डिसीज क्रिमिनल्स वर अग्रेसिव, हमारे पास एविडेंस ही नहीं है कि हम दिखा पाएंगे जो डिसीज क्रिमिनल था वो अग्रेसिव है, वो भी करेक्ट है। लेकिन गन किस टाइप की है ये हमारे उसमें पैसेज में डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से ए, बी और सी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा रेलेवेंट नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट और ये इनकरेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लॉज ऑफ वॉर ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। जो लॉज ऑफ वॉर है, जंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जिनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी कहा जाता है। सिंपली पुट, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो सीक टू स्पेयर सिविलियंस एंड अदर हु आर नो लॉन्गर एक्टिव कॉम्बिटेंट्स फ्रॉम द effects ऑफ हॉस्टिलिटीज बाय प्लेसिंग restrictions एंड prohibitions ऑन द कंडक्ट ऑफ वॉर। कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, सिविलियंस को दूर करना चाह रहे हैं। ऐसे सिविलियंस जो कि वॉर में इंक्लूडेड नहीं है, तो उनके अगेंस्ट आप कोई भी गलत या फिर उनके लिए कोई डिफिकल्टी या फिर कोई भी रॉन्ग एक्ट आप उनके अगेंस्ट कॉज नहीं करोगे। ये इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने के लिए, जो मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, वो कंसर्न नहीं है रीजंस के लिए और द लीगैलिटी ऑफ गोइंग टू वॉर। मतलब उसको ये मतलब नहीं है कि वॉर में क्यों जा रहे हो, वॉर का रीजन क्या है, रेदर दैट इज गवर्न्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। अब ये तो यूनाइटेड नेशन चार्टर का वो है, और कुछ मेंबर्स स्टेट्स की ओन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कि वो देखे कि भैया लीगल था वॉर या नहीं था। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट violation of the laws of war are notoriously hard to prosecute and can be frustrated by lack of cooperation by the parties involved। ये बोल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ये देखना कि भैया जो वॉयलेशन है ना, अगर कोई लॉज ऑफ वॉर का वॉयलेशन करता है, कुछ वॉर से रिलेटेड लॉज है, मतलब जंग में आप क्या चीजें करोगे क्या चीजें नहीं करोगे, जंग छिड़ जाती है। लेकिन अगर आप मान लो लॉज ऑफ वॉर को फॉलो नहीं करते, तो अभी कोई ऐसा प्रोसिक्यूशन होता नहीं है, क्योंकि जनरली क्या रहता है, प्रोसिक्यूशन कब होगा, जब दोनों पार्टीज सपोर्ट करेंगी या दोनों पार्टीज फॉलो करेंगी। मान लो दोनों पार्टी में से एक पार्टी फ्रस्ट्रेट करते, मतलब इम्पॉसिबल बनाते, फॉलो ही ना करे, तो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे एक्सपर्ट ने आर्ग्यू किया था कि जो हमास और इसराइल है वो एंगेज इन नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब कि इट वुड बी क्लासिफाइड लाइक अ सिविल वॉर, की हमास और इसराइल की जो सिविल वॉर है, क्योंकि बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द स्टेट अगेंस्ट एन आर्म्ड फोर्सेस
आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर, ये बोल रहे हैं कि एक आर्म्ड फोर्सेस थी एक साइड से, एक स्टेट की और एक नॉन स्टेट एक्टर था, और ये कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था दो या दो से ज्यादा सॉवरन स्टेट्स के बीच में। अगर ये ट्रू है तो कॉन्फ्लिक्ट वुड नॉट बी गवर्न्ड बाय एंटायरिटी ऑफ द लॉज ऑफ वॉर। अगर ये सही है कि दो या दो से ज्यादा सॉवरन नेशन नहीं है, तो फिर भैया ये सारे जो पूरा प्रॉब्लम है इसको लॉज ऑफ वॉर के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन but instead by the more limited common article 3 of the Geneva Convention which prohibits practices such as torture, summary execution and denial of a fair trial। बल्कि ये लोग बोल रहे हैं कि भैया फिर इसको जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो करो आप, उसमें जो दिया गया है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, समरी एग्जीक्यूशन होना चाहिए, टॉर्चर नहीं होना चाहिए। However, prisoners of war status only applies to conflict between different states, so therefore would not apply here। दूसरी चीज जो प्रिजनर ऑफ वॉर वाला है, प्रिजनर ऑफ वॉर को वापस करना पड़ेगा, तो वो तो भैया जब दो स्टेट्स के बीच में होता है तो ही लागू होती है, लेकिन यहाँ पर तो हमने सॉवरेन स्टेट्स मानी ही रहती है, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। दो सम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस व्यू इसराइल एज एन अफेक्ट ऑक्यूपाइंग गाजा। अब वैसे तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स है कुछ जो कि यूनाइटेड नेशंस को इंक्लूडिंग, वो ये बोल रहे हैं कि इसराइल है ना अफेक्ट में, जो कि गाजा को ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसराइल गाजा की बॉर्डर्स को कंट्रोल करता है, उसके एयर फोर्स को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में उसकी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी को कौन सप्लाई करता है? इसराइल ही सप्लाई करता है, इसलिए वो ऑक्यूपाई करके बैठा है गाजा को। अगर ऐसा केस है तो रिसेंट आउटब्रेक था हॉस्टिलिटी का, वो क्या ट्रिगर करेगा? और लॉज ऑफ वॉर। अगर ऐसा कुछ है तो भैया फिर तो सारे लॉज ऑफ वॉर को ट्रिगर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, that said, I do not believe that Israel is an occupying power in Gaza under a strict reading of the law, because Israel pulled its forces out of Gaza in 2005. Since 2007, Hamas, after expelling Palestinian Authority, has in effect governed Gaza। अब बोल रहा है मुझको ये लगता है इसराइल गाजा में ऑक्यूपाई नहीं कर रही पावर। क्यों? क्योंकि 2005 में उसने अपनी फोर्सेस वहां से हटा ली थी, और 2007 से हमास ने जैसी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एक्सपेल किया, अभी वही गवर्न कर रही है गाजा को। टुडे जो रूल्स गवर्न कर रहे हैं कंडक्ट हॉस्टिलिटीज के, दोनों इंटरनेशनल और नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में, वो एसेंशियली सेम है। जो फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है सारे कॉन्फ्लिक्ट में वो ये है कि जो कॉम्बिटेंट्स हैं वो हमेशा सिविलियन और कॉम्बिटेंट्स में डिस्टिंग्विश करें। मतलब जो लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं वो कौन सिविलियन से कौन एक्चुअल में लड़ाई में इन्वॉल्व है उसमें डिफरेंस करे, सिविलियन को अटैक ना करे, और सिर्फ उन्हीं को अटैक करे जिसको सीधा मिलिट्री टारगेट्स हो, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करें। दूसरी चीज, अब तीन फैक्टर्स पे डिपेंड है। सिविलियन मस्ट एब्सटेन फ्रॉम फाइट। अब सिविलियंस को प्रोटेक्ट कब करेंगे? कि सिविलियंस खुद को भी फाइटिंग से दूर रखें। पता चले सिविलियन ही फाइटिंग करने जा रहे हैं तो फिर उसको प्रोटेक्शन मिलेगी क्या? आंसर इज नो। पार्टी इन कंट्रोल ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन मस्ट नॉट प्लेस देम एट हाइटेंड रिस्क बाय यूजिंग देम एज ह्यूमन शील्ड। अब जो भी पार्टी सिविल पॉपुलेशन की कंट्रोल में है उसको ऐसी जगह सिविल पॉपुलेशन को ना रखे जो कि सबसे ज्यादा रिस्की एरिया है। अब तुम मेन रिस्की एरिया पे सिविल पॉपुलेशन को ला दो और फिर हमसे बोलो कि सिविल पॉपुलेशन को हार्म नहीं होना चाहिए, तो ये वैलिड रीजनिंग नहीं मानी जाएगी। दूसरा, attacking force must take all feasible precautions to avoid or minimize excessive civilian casualties when attacking lawful targets। अब ये जब lawful targets को अटैक कर रहे हो तो वहां पर आपको ये देखना है कि जितना हो सके सिविलियंस को अटैक की वजह से हार्म कॉज ना। नॉट ओनली देन आर सिविलियंस नॉट लॉफुल टारगेट्स, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आईएचएल बाय द रूल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो बोल रहे हैं भैया पहले तो सिविलियंस लॉफुल टारगेट नहीं है सबसे पहले तो, कि उनको आप लॉफुली मार नहीं सकते। दूसरी चीज, सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी। अभी जो रूल है वो प्रोहिबिट कर रहा है अटैक अगेंस्ट अ मिलिट्री टारगेट व्हिच फोर्सिबली कुड कॉज सिविलियन कैजुअलिटीज दैट आर एक्सेसिव। अगर कोई मिलिट्री टारगेट है भी लेकिन उसकी वजह से उसको टारगेट करने के बाद बहुत ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती है, तो आप लोग फिर उस मिलिट्री टारगेट के अगेंस्ट अटैक नहीं करोगे, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। किससे? टारगेट के डिस्ट्रक्शन से, रिलेशन टू एडवांटेज एंटिसिपेटेड डिस्ट्रक्शन, मतलब जितना मुझको डिस्ट्रक्शन लग रहा था उससे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सिविलियंस की भी डेथ हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 79, इसराइल एयर स्ट्राइक करता है एक गाजा में बिल्डिंग को टारगेट करता है जो उनके अकॉर्डिंग इजरायली इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हमास मिलिट्री के इक्विपमेंट्स का हाउस है। लेकिन जो बिल्डिंग था उसमें मीडिया ऑफिस भी था, सेवरल सिविलियन अपार्टमेंट्स भी थे। इसके बाद बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई। कौन सा फैक्टर रेलिवेंट रहेगा डिटरमाइन करने को कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वॉलेट हुई थी एयर स्ट्राइक में? पहला, whether the military equipment in the building provided a significant advantage to Hamas military capabilities and the strike was the only viable way to neutralize this threat। ये बोल रहे हैं कैसे डिटरमाइन करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वॉलेट हुआ था? पहला, कि भैया क्या मिलिट्री इक्विपमेंट थे बिल्डिंग में और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट एडवांटेज दिया जा सकता था क्या? बिल्कुल सही बात। क्या इजरायली फोर्सेस ने सारी फीजिबल प्रिकॉशंस ली ये वेरीफाई करने को कि भैया मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था टारगेट और बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी? ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी की बात की गई है। तीसरा,
whether the civilian casualties and damage to civilian property were monitored and efforts were made to evacuate। अगर हमको देखना है क्या प्रिंसिपल प्रोपोर्शनैलिटी वायलेट हुआ है या नहीं, ठीक है ना, तो इसी कारण से आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 80। हमास रॉकेट लॉन्चर है उसको प्लेस किया गया डेंसली पॉपुलेटेड सिविल एरिया में और गाजा में, जिसको सब्सिक्वेंटली इजरायली ड्रोन स्ट्राइक टारगेट कर रहे हैं। स्ट्राइक सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करता है रॉकेट लॉन्चर, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे नियर बाय रेसिडेंशियल बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, जो कि एडिशनल सिविल कैजुअलिटीज कॉज करती है। कौन सा फॉलोइंग एक्शन अगर इजरायली फोर्स के थ्रू लिया गया है जो कि इंडिकेटिव है of compliance with the IHL requirements? सिंपल सा पहला, Israeli forces conducted a comprehensive surveillance operation to confirm the presence of the rocket launcher। अब देखो ये बोल रहे हैं कि इसराइली ड्रोन स्ट्राइक ने वहां पर मिलिट्री टारगेट में क्या करा, वहां पे डैमेज किया, उसकी वजह से सिविल पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कैजुअलिटीज हुई। अब ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बताएगा कि नहीं उन लोगों ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस को कंप्लाई किया था। तो पहला क्या है कि इजरायली फोर्स ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलियंस ऑपरेशन कंडक्ट किया कंफर्म करने को कि रॉकेट लॉन्चर प्रेजेंट है सिविल पॉपुलेशन। अब प्रेजेंस ऑफ सिविल पॉपुलेशन ठीक है, वैलिड लग रहा है। बी, Israeli forces issued a general warning to the population of Gaza about potential strikes without specifying the targets। अब टारगेट्स ही नहीं बताए, टाइम ही नहीं बताए, तो क्या पर्टिकुलर प्लेस पे सिविल कैजुअलिटीज बचाई जा सकती हैं क्या? आंसर इज नो। सी, Israeli forces used precision guided multi munitions aimed specifically at the rocket launcher to limit the blast radius and potential harm to nearby civilians। अब ये ऑप्शन में बोला था कि प्रेजेंस ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन भी चेक करी, लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन को बचाने के लिए क्या किया गया ये कुछ नहीं बोला, इसलिए ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि भैया उन्होंने पहले तो ये देखा कि भैया सिर्फ रॉकेट पे ही हमारा जो एयर स्ट्राइक लॉन्च हो और कोई भी सिविल कैजुअलिटीज वहां पर नहीं हो। डी ऑप्शन, इजरायली फोर्सेस शुड परफॉर्म द स्ट्राइक विदाउट कंसीडरिंग द रिस्क। अब पैसेज के अकॉर्डिंग सिविल कैजुअलिटीज को जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज करना जरूरी है, इसलिए डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 81 पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन ये बोला है जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर स्टेटस वो सिर्फ इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में अप्लाई करता है डिफरेंट स्टेट्स में। पैसेज भी क्या बोला था कि प्रिजनर ऑफ वॉर सिर्फ डिफरेंट स्टेट्स में वो करता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, तो इसलिए कहा से 81 गलत करेक्ट हो गया हमारा असर्शन। रीजन, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई एज इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब पैसेज में तो क्लियरली बोल रहे हैं ना कि भैया इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसी कारण से, क्योंकि यहाँ भी डिफिकल्टी इसलिए है क्योंकि उसका रीजन ये है कि पैसेज में बोल रहे हैं कुछ क्रिटिसिज्म में हो बोल रहे हैं ऐसा कि भैया वो तो एक ही स्टेट है, कुछ में बोल रहे हैं नहीं है, इसी कारण से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अब रीजन सही है, दर्शन सही है, लेकिन ये और दोनों बहुत सेपरेट स्टेटमेंट है, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसी कारण से ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, सी और डी वापस से इनकरेक्ट हो जाएगा कि असर्शन रीजन ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। चेक करते हैं, बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 82। एक सेपरेट इंसिडेंट में कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे एक यूनिट थी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, जिसको फेस किया गया एक ग्रुप ऑफ आर्म्ड कॉम्बेटेंट्स के टाइम पे हमास की साइड से, जिन्होंने फायर नहीं करा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया था, लेकिन आईडीएफ ने क्या करा, लॉन्च कर दिया अटैक टारगेटिंग द ग्रुप। अटैक की वजह से बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो गए, सिग्निफिकेंट सिविलियन लाइव्स की भी जान चली गई। लीगल पॉइंट जो क्वेश्चन में वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। Considering the facts provided, is the IDF liable for the use of force resulting in the civil casualties and destruction of civilian प्रॉपर्टी? तो आंसर इज यस कि भैया आईडीएफ लाइबल है क्योंकि उसने अटैक लॉन्च कर दिया था उस ग्रुप को टारगेट करते हुए। तो नो वाले ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ए और सी बचता है ए कि यस बिकॉज द अटैक रिजल्टेड इन सिविलियन कैजुअलिटीज व्हिच डज नॉट इंडिकेट अ फेलियर टू अडेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये बोल रहे हैं कि विच डज नॉट इंडिकेट, बल्कि ये तो क्या इंडिकेट कर रहा है, फेलियर है, आपने भैया जो प्रिंसिपल प्रोपोर्शनैलिटी उससे अधेर नहीं करा, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉक्सिमिटी थी सिविल एरिया की रिक्वायर्ड थी, आईडीएफ को पता था कि भैया अटैक प्रोहिबिट है और सिविलाइन हार्म मिनिमाइज कम से कम होना चाहिए, इसी कारण से सी करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 83 पे। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेट है? पहला, civilians in Gaza are considered lawful targets under IHL due to the ongoing conflict। क्या जो सिविलियंस है गाजा में उनको लॉफुल टारगेट्स माना जाता है? क्या आंसर इज नो, कोई भी सिविलियन को लॉफुल टारगेट नहीं माना जाता, इसलिए ए इनकरेक्ट। बी, पार्टी इन कंट्रोल ऑफ अ सिविलियन पॉपुलेशन मस्ट प्रोटेक्ट देम बाय नॉट यूजिंग देम एज ह्यूमन शील्ड्स। हाँ ये चीज है, पैसेज बिल्कुल क्लियर बोल रहा था कि भैया उनको एज ह्यूमन शील्ड यूज नहीं करना, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अभी लोगों स्टेटमेंट एक्यूरेट पूछा है, सी और डी और देख लेते हैं।
Israel is recognized as an occupying power in Gaza under a strict reading of the law. अब एक्चुअल में स्ट्रिक्ट रीडिंग में तो ऑक्यूपाइंग पावर नहीं बताई गई, स्ट्रिक्ट रीडिंग में तो बोला है कि यार इसराइल ने तो गाजा को छोड़ दिया था 2005 में ही। इसी का आंसर सी इनकरेक्ट हो गया। डी, कॉम्बिटेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, बल्कि कॉम्बिटेंट्स को प्रोहिबिट नहीं किया गया, बल्कि बोला गया सिविलियंस और कॉम्बिटेंट्स में डिस्टिंग्विश करो, इसलिए डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन बचता ऑप्शन नंबर बी, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है, विच कौन सी स्टेटमेंट को इन्फर नहीं कर सकते। पहला, लॉज ऑफ वॉर नाउ अप्लाई ओनली टू इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट टू नॉन इंटरनेशनल। पैसेज के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी अप्लाई करते हैं और नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी। इसी कारण से पहली स्टेटमेंट को हम इन्फर नहीं कर पा रहे। बी, कॉमन आर्टिकल 3 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन प्रोहिबिट्स टॉर्चर। अब जो कॉमन आर्टिकल है 3 जिनेवा कन्वेंशन का, वो टॉर्चर प्रोहिबिट कर रहा है, समरी एग्जीक्यूशन प्रोहिबिट कर रहा है, डिनाइल कर रहा है, फेयर ट्रायल का। अब जब पहले ही ऑप्शन हमको आंसर मिल गया, इसलिए बी, सी और डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर।